इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि आप जिससे शादी करें आपको वो पार्टनर वर्जिन ही मिले। कि आप मैं शादी करो और अपने लिए एक वर्जिन लड़की ढूंढना, तो आई थिंक आप कुंवारे रह जाओगे। हमें अपने पार्टनर से प्यार नहीं है, फिर वो एक के साथ अफेयर में रहे या 10 के साथ अफेयर में रहे, हमें क्या फर्क पड़ रहा है यार। तू जी, कलेश नहीं मच रहा, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने में खुश हैं, तू अपने में खुश है। पुरुषों की वर्जिनिटी या महिलाओं की वर्जिनिटी, इस पर कोई बात नहीं करता। लड़की देखने गए, लड़की खूबसूरत दिख रही है, हाँ कद काठी ठीक है, खाना बना लेती हो कि नहीं मैडम, ये बात करते हैं। क्या कभी इस पर खुलकर चर्चा नहीं होनी चाहिए कि सेक्सुअलिटी कैसी है? सबसे ज्यादा सेक्स पर बात किया है तो दादियों ने बात किया है। जो माँ हमेशा समाज से बचाती है एक लड़की को अदर लड़कों से, वो 11वें महीने के बाद पूछती बिटिया कुछ हो ही नहीं रहा का कि कुछ नहीं मिला तो बाप तो दिलाएगा ही, बाप दिलाएगा गाड़ी, बाप दिलाएगा लड़की। सबसे गंदा मुझे कॉन्सेप्ट लगता है फर्स्ट नाइट, सुहागरात। किसी एक इंसान की लड़की को आप घर के अंदर लेकर आते हो, उसके बाप की परमिशन से, माँ की परमिशन से, और अपने घर में। बिल्कुल। आप किसी को डंडा मार दो, एक बार सह लेता है, पर आप रोज डंडा मारो, वो भी वहां पर जहां पर जरूरत ही नहीं है। औरतों की सबसे ज्यादा चलती है, जिन घरों में औरतें तांडव करती हैं, जिन घरों के अंदर सिर्फ औरतों की बातों को सर्वोपरि रखा जाता है और आदमी की बात को हमेशा हद से ज्यादा दबाया जाता है, ऐसी औरतें घर बर्बाद करती हैं। ज्यादा ही घुस जाते हैं ना, गोत्र वोत्र फलाना, ये सब तो फालतू की चीजें हैं। अच्छा, ममाज बॉय जो ये हैं, इस समाज के लिए जहर से बराबर। बिटिया जाएगी तो अर्थी पर आएगी। बिटिया के घर का नहीं खाना चाहिए वरना पाप लगता है। दोस्तों, स्वागत है आपका एक खास पॉडकास्ट में, जहां आज आप समाज में यह देख रहे हैं कि लगातार कोई ना कोई ऐसे केसेस हो रहे हैं जिसके बाद लड़का हो या लड़की हो, कहीं ना कहीं एक अंदर सोच है या क्वेश्चन है कि शादी करूं कि ना करूं। चाहे हम ड्रम वाला केस कर लें, हालांकि वो कॉमेडी का विषय बन गया है, लेकिन अपने आप में एक सेंसिटिव टॉपिक है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि लड़कियां लड़कों का कहीं ना कहीं शादी के बाद मर्डर कर रही हैं, या कोई ऐसा केस हो रहा है जिसके बाद शादी पर से भरोसा उठ रहा है, शादी हो जा रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ये भाभी लवर बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो चुके हैं। इन लोगों से कैसे बचा जाए? बेहतरीन शादी क्या होती है? शादी करने से पहले क्या देखें? लड़का जब देखने जाए लड़की को, उस समय लड़की के मतलब क्या चीज़ देखे जिससे वो अपनी लाइफ को स्मूथली चला पाए, कि पता चला रास्ते में ही उसके साथ कोई दिक्कत हो गई या मर्डर हो गया या दोनों के बीच में नहीं बना, तलाक हो रहा है। इन सारी चीज़ों से निकलने के लिए, अपनी लाइफ को सही ट्रैक पर लाने के लिए, एक शादी जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है उस पर खुलकर बातचीत करने के लिए एक बहुत ही अनुभवी और विशेष जानकार इंसान का हमारे बीच में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो हमें सही सलाह दे पाए। जिसके लिए आज हमारे पास हैं साक्षी भोगल जी। बेहतरीन तरीके से लोगों को समझाती हैं, नई राह पर लेकर आती हैं। आपको बता दें कि ये पर्सनल कोच भी मतलब लेती हैं, किसी इंसान को कोई प्रॉब्लम होती है उनके वहाँ पर जाती हैं और उनको पर्सनल समझाती हैं, गाइड करती हैं। अच्छा खासा चार्ज लेती हैं, छोटा मोटा 5-10 हज़ार चार्ज नहीं, लाखों में चार्ज लेती हैं एक काउंसलिंग की। अब सोच कर देखिए कि जो इंसान लाखों चार्ज लेता हो, वो यहाँ पर आके आपको कुछ फ्री में बता दे और आप 1 घंटा या 40 मिनट 50 मिनट बैठ कर सुन ले जाओ, अपनी लाइफ को अच्छा बना ले जाओ। इससे बेहतर आपके पास क्या हो सकता है? कैसी मैम आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, थैंक यू सो मच कि आपने यहाँ पे दोबारा बुलाया, और बहुत अच्छा लगता है आपसे मिलके हर बार। तो ये जो आजकल का में चल रहा है, शादी नहीं करेंगे, सिंगल रहेंगे, क्योंकि स्थिति ऐसी नहीं है कि शादी नहीं करेंगे, हर कोई शादी करना चाहता है। गृहस्थी सबकी बनना चाहिए। गृहस्थ जीवन हमारे हिंदू धर्म में भी देखने को मिलता है, चाहे मुस्लिम में भी देखने को मिलता है, ईसाई धर्म कोई भी हो, लेकिन गृहस्थ हर एक इंसान को होना पड़ता ही है, सामाजिक प्रतिष्ठा के हिसाब से देखा जाए। लेकिन समाज के कुकर्मों को देखते हुए कहीं ना कहीं एक लड़का समाज हो वो तो डर ही रहा है, लड़कियां भी कहीं ना कहीं डर रही हैं। क्यों डर इतना क्यों है शादी पर? डर इतना इसलिए क्योंकि शादी तो ठीक है लोग कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो मेंटल टॉर्चर झेलना पड़ता है, सिर्फ मतलब पार्टनर्स को ही नहीं बल्कि उनके फैमिली मेम्बर्स को भी। इसके अलावा आजकल जो एलुमनी का जो सीन चल रहा है, जो ज़बरदस्ती एलुमनी को ऐंठने के चक्कर में जो लड़कियां शादी कर रही हैं, वो वाली चीज़ें। फिर आजकल जो हम चीज़ें देख रहे हैं कि भाई लड़कियां शादी कर रही हैं, बाद में मर्डर कर रही हैं लड़कों का, तो ये सारी की सारी चीज़ें। फिर या फिर निभ नहीं पा रही है, या लोग आजकल इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, अपने आप में एकदम वो होता है ना पूर्ण तरीके से परिपूर्ण हो चुके हैं कि अब हमें किसी और इंसान की ज़रूरत नहीं है। अब लगता है हम लोग 100% सेल्फ सेटिस्फाइड है, वी डोंट नीड एनीवन टू लिव आवर लाइफ। तो इस तरह की जो माइंड सेट अगर है आपका, तो इसका मतलब लोगों में एक्चुअल में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से शादी नहीं कर रहे हैं लोग। सही बात है, एक अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एक शादी बहुत बड़ा पार्ट है। इस टोटली ये कोई ब्रेकअप, पैचअप या रिलेशनशिप में प्रपोज जैसा नहीं है। ये समझ लीजिए कि अपना अर्धांगिनी बनाना है किसी को,
अपना एक पति बनाना किसी को। हाँ। यानी कि जब हम किसी इंसान के साथ इस जीवन रेखा को लिखने जा रहे हों, उसके पहले हमारे पास समझदारी बेहतरीन होनी चाहिए कि हम कौन हैं। पहले तो हमें खुद को पहचानना चाहिए, सामने वाला पार्टनर कौन है उसको पहचानना चाहिए, डिफ्रेंशिएट करना चाहिए अपने और उसके बीच में। एक वातावरण कैसा होना चाहिए, गृहस्थ और उसके गृहस्थ और अपने में, हर एक चीज़ में कॉम्बिनेशन होना चाहिए मैम, जिसके लिए अवेयरनेस कहीं ना कहीं नीड की जरूरत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लगातार कोई ना कोई ऐसा केस हो रहा है। अपना ड्रमवाला केस देखा, सोनमवाला केस देखा। हाँ, मेरे खुद के पास पर्सनल बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं ऐसे जो कि इस टाइप की सिचुएशंस के अंदर गुजर रहे हैं, डाइवोर्स की सिचुएशन पे खड़े हैं, या शादी बिल्कुल ही नहीं चल रही है, अंधा खर्चा कर दिया शादी के अंदर, अब उसके बाद हस्बैंड वाइफ के बीच में बन नहीं रही है, चल नहीं पा रही है। तो ये सारे के सारे जो केसेस हैं ये बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट है इस टाइम। शादी कर रहे तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हाँ, शादी कर रहे तो आप एक्स्ट्रा मैरिटल के अंदर हो, या फिर आप ओपन मैरिज में हो कि भाई लड़की कहीं और मुंह मार रही है, आप कहीं और मुंह मार रहे हो, कहीं ना कहीं फिर आप सुगर मम्मी या सुगर डैडी बन रहे हो। हाँ इन पर भी बहुत ज़्यादा आजकल ओपन हो चुका है। बिल्कुल। और साथ ही साथ में एक कुकम्बरिंग कुछ होता है, पता नहीं क्या एक शब्द है, जहाँ पर आजकल के लोग जो है खुद इस चीज़ के लिए ओपनली एक्सेप्टेंस पर मोड पर आ चुके हैं कि एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर के साथ और दूसरे का पार्टनर किसी इनके साथ, मतलब सफल करना, पार्टनर सफलिंग, कपल सफलिंग, ये जो चल रहा है टर्म स्वैपिंग जो भी है, ये इतनी गंदगी इसको कहा जा सकता है या सही समझ का ना होना, ये क्या है, क्या ये क्यों कर रहा है लोग, इंसान लोग ये सारी की सारी चीजें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तो उनके अंदर वैल्यूज खत्म हो गए हैं, वैल्यूज टुवर्ड्स मैरिड लाइफ, वैल्यूज टुवर्ड्स पार्टनर, वैल्यूज टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, ये सारी की सारी चीज़ें उनके अंदर वैल्यूज़ ख़त्म हो गए हैं। इसी कारण की वजह से वो ये सारी की सारी चीज़ें कर रहे हैं। प्यार नहीं है, हमें अपने पार्टनर से प्यार नहीं है, फिर वो एक के साथ अफेयर में रहे या 10 के साथ अफेयर में रहे, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है यार, तू जी, कलेश नहीं मच रहा, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने में खुश हैं, तू अपने में खुश है। इस टाइप की शादियाँ आजकल चल रही हैं। तो ये शादी क्या शादी है, मतलब सिर्फ आप एक सोशल स्टेटस के लिए एक दूसरे के साथ रह रहे हो, वही सारी की सारी चीज़ें शो होती हैं। फिर तो एक इंसान कार लेने जाता है, 4x4 है कि 4x2 है, फीचर है कि नहीं, सनरूफ में लेगा कि नहीं, हेडलाइट का पोस्टर क्या है, कटिंग बेहतरीन, बहुत कुछ देखता है। मोबाइल लेने जा रहा है, लैपटॉप लेने जा रहा है, पार्टनर में ऐसी गड़बड़ क्या कर रहा है कि उसको वो पार्टनर दूसरा वाला मृत्यु के घाट उतार रहा है। गलती कहाँ पर आ रही है? आप ये चीज़ देखो, आप नॉन लिविंग थिंग लेने जा रहे हो, आप प्रोडक्ट लेने जा रहे हो, वो बेजुबान चीज़ है। आप गाड़ी लेने जा रहे हो, फर्नीचर लेने जा रहे हो, घर लेने जा रहे हो, उसके फीचर्स का आपको पता होता है ना। आप इंसान देखने जा रहे हो, सामने वाला मैनिपुलेटिव होगा। आप ये चीज़ समझो, शुरू की मीटिंग्स में अधिकतर तो ये बात तक भी ऐसा चलता है, लोग जनरली अपनी बुराइयां नहीं बताते हैं, अपने आपको बहुत अच्छा ही प्रेजेंट करते हैं। उनकी असलियत तो तब दिखने लगती है जब आप उनके साथ वक्त गुजारना चालू करते हो। अच्छा, एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिस पर बात नहीं करता, लेकिन माएँ खोलकर बात करती हैं। आपने समाज में देखा होगा, हमारे यहाँ पर पुरुषों की वर्जिनिटी या महिलाओं की वर्जिनिटी, इस पर कोई बात नहीं करता, लेकिन वर्जिनिटी इट्स मोस्ट, मतलब कि कहीं ना कहीं हिडन भी है और उतना ही ज़्यादा ओपन है। लड़की वर्जिन नहीं है, शादी के बाद जरूर इधर उधर इसका पास्ट बेकार होगा, इसकी वजह से पति उसके साथ बेटर बिहेव नहीं करता। ठीक है, ये वर्जिनिटी, ये सेक्सुअल चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंडिंग ना होना, एंड फिर कुछ चीज़ें आती हैं जो परफॉर्मेंस एंड बहुत कुछ चीज़ों पर आ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी फिजिकल जो डिजायर होती हैं वो फुलफिल नहीं हो पाती हैं। देन वो अपने पार्टनर से ना सेटिस्फाइड होकर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाती हैं, बनाता है कहीं ना कहीं। लेकिन जब हम कोई एक लड़की देखने जाते हैं या कोई लड़की वाला लड़का देखने आता है, लड़की वाला लड़का देखने आया, क्या देखा, हाँ भैया लड़के का परिवार अच्छा है, घर अच्छा है, गाड़ी अच्छा है, कमाता अच्छा है। लड़की देखने गए, लड़की खूबसूरत दिख रही है, हाँ कद काठी ठीक है, खाना बना लेती हो कि नहीं मैडम, ये बात करते हैं। क्या कभी इस पर खुलकर चर्चा नहीं होनी चाहिए कि सेक्सुअलिटी कैसी है? उस पर खुलकर बात क्यों नहीं हो रही, जबकि समाज में सबसे ज़्यादा खुलकर बात होती, माएँ 9 महीना नहीं बीतता, 10 महीना नहीं बीतता, 11 बेटियाँ कुछ है क्या? सबसे ज़्यादा सेक्स पर बात किया है तो दादियों ने बात किया है, खुलकर अगर अपनी ही लड़की से बातचीत करा है तो माँ ने बात किया है। जो माँ हमेशा समाज से बचाती है एक लड़की को अदर लड़कों से, वो 11वें महीने के बाद पूछती, बिटिया कुछ हो ही नहीं रहा का, कुछ बताओ क्या समस्या है, कोई बात हो तो हॉस्पिटल लेकर चले। यानी खुलकर बात हो रही है लेकिन हिडन में हो रही है, तो क्यों ना ओपन बात करता है? देखो, बहुत बड़ी चीज़ है वर्जिनिटी। आज की एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड था, तो आज के हम पुराने ज़माने की बात करें तो उस टाइम पे एक सिनेरियो था कि हमें कम से कम 70 से 80% औरतें, है ना, वर्जिन मिल जाती थी, या 70 से 80% आदमी हमें वर्जिन मिल जाते थे।
लेकिन आज अगर हम लोग वो सिनेरियो देखें तो शायद वो रेशियो 1% ही है। ये एक सर्वे के अंदर भी ये चीज़ देखिए, हार्डली 1% ऑफ द पीपल आर वर्जिन टिल नाउ, है ना। आप इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि आप जिससे शादी करें आपको वो पार्टनर वर्जिन ही मिले। और नॉर्मल सी चीज़, अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप मैं शादी करो और अपने लिए एक वर्जिन लड़की ढूंढना, है ना, तो आई थिंक आप कुंवारे रह जाओगे। या अगर आप मुझसे ये चीज़ बोलो कि साक्षी आप शादी करो और कोई वर्जिन लड़का देखना, तो मैं कुंवारी रह जाऊँगी, है ना। तो वर्जिनिटी के बेसिस पे हमें किसी को कभी भी जज नहीं करना चाहिए, पहला एस्पेक्ट। अब दूसरी बात आती बॉडी काउंट, है ना। बॉडी काउंट के बेसिस पे भी जज करना सामने वाले को गलत है, राइट। मतलब आप ये चीज़ सोचो कि ठीक है, हो सकता है उसका कोई बैड पास्ट रहा हो सकता है शायद सामने वाला जेन्युइनली किसी को एक्सेप्ट करता हो, प्यार करता हो, और सामने वाले ने चीट किया हो और उस सिचुएशन के अंदर उसने इस तरह की चीज़ें करी। उसका तो इंटेंशन था कि आगे तक शादी भी होगी, रिलेशनशिप पे आगे जाएगा, बट वो रिलेशनशिप के अंदर सामने वाला डिसलॉयल हो गया। अब इसमें उस पर्सन की तो गलती नहीं है ना, सही बात है, उसने तो अपने आप को पूरा सौंपा था, है ना। तो एक पर्सन की इंसानियत, वो पर्सन का कैरेक्टर, उस पर्सन की लॉयल्टी, डिवोशन, ये सारी की सारी चीज़ें वर्जिनिटी से 1% भी गवर्न नहीं होनी चाहिए। वर्जिनिटी को एक नॉर्मल मेडिकल कंसेप्ट की तरह ही समझा जाए, वो होता है, ठीक है ना, और वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। इट डजेंट मीन कि एक अगर किसी ने किया है दैट पर्सन इज़ अ कैरेक्टरलेस पर्सन। हम उसको बिल्कुल भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट हम वर्जिनिटी के बेसिस पे तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। एक केस होता है कि लव मैरिज करें कि अरेंज मैरिज करें, बड़ा एक डिप्लोमेटिक या बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। लेकिन फिर भी जब अरेंज की बात करी जाती है तो जब किसी लड़के को समाज से बेहतरीन लड़की नहीं मिलती है, वो माँ बाप के भरोसे आई हुई लड़की पर फिदा हो जाता है। हाँ, कहीं ना कहीं अरेंज मैरिज सबसे बेटर ऑप्शन रहा लड़कों के लिए कि कुछ नहीं मिला तो बाप तो दिलाएगा ही, बाप दिलाएगा गाड़ी, बाप दिलाएगा लड़की। सिंपल सी बात है। लड़की आती है उसके कमरे में, सबसे गंदा मुझे कॉन्सेप्ट लगता है फर्स्ट नाइट, सुहागरात। किसी एक इंसान की लड़की को आप घर के अंदर लेकर आते हो, उसके बाप की परमिशन से, माँ की परमिशन से, और अपने घर में वो सब कर्म करते हो जिसके लिए कभी निषेध करा गया था उसके माँ और बाप के द्वारा। और आपके अंदर इच्छाओं की जो प्रवृत्ति इस तरीके की है कि मेरठ में केस हुआ, एक अमृतसर में केस हुआ, एक इधर सूरत की तरफ भी एक केस हुआ था, सेम केस। फर्स्ट पीरियड पर आए हुए ब्लड को देखकर वो इंसान सोच रहा है कि इसने कुछ गलत किया हुआ है, या वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती है, पीरियड्स की वजह से मारा गया उनको, या वो फर्स्ट में जब कुछ भी इंटरकोर्स वगैरह किया, ब्लडिंग नहीं हुई, उस पर मारा गया, मारा नहीं गया, मार डाला गया, लड़कियों को मार डाला गया, या उन्होंने इतनी सारी पॉर्न साइट्स को विजिट कर लिया है कि उनको लगता है कि सच की लाइफ पॉर्न पर ही है, और वो जाकर अपनी फीमेल पार्टनर जिसको शादी करके जीवन साथी बनाकर लेकर आए हैं घर में, वो परफॉर्म करते हैं, वो महिलाओं को बदतर तरीके से मारा गया समाज में। ये सोचिए कि आप किसी को डंडा मार दो, एक बार सह लेता है, पर आप रोज़ डंडा मारो, वो भी वहाँ पर जहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है। तो ये अवेयरनेस नहीं थी समाज के अंदर। लोगों की मानसिकता दिखती है ना इस वजह से कि आपने एक वर्जिनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सामने वाले को जज कर लिया। आपके लिए इतनी क्या मैटर करती है? आप एक चीज़ सोचो कि सपोज़ करो आपके सामने 2 लड़कियां हैं, एक लड़की वर्जिन है ना, वो लड़की, आप वर्जिन लड़की लिया है लेकिन वो बदतमीज़ है, उस लड़की को घर ढंग से संभालना नहीं आता, रोज़ आपसे कलेश करती है, उसको आपकी लाइफ ना सेटल करनी आती, ना उसको खुद की लाइफ सेट, घर का कोई काम नहीं करती, ना वो वर्किंग है, हमेशा आप पे शक करती रहती है और कैरेक्टरलेस है, सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। उसी तरफ आप एक नॉन वर्जिन लड़की लेके आते हो अपने घर में जिसको रिश्तों की परख है, वो आपको खुशियाँ देती है, आपका घर अच्छे से संभालती है, आपके बच्चे अच्छे से संभालती है, आपके साथ बंध के रहती है, आपको बहुत प्यार करती है। कौन सी लड़की आपके लिए ज़्यादा बेटर, आप बताओ? सही बात है, दूसरी वाली, है ना। तो क्या इसके अंदर वर्जिनिटी के बेसिस पे क्या उसके अंदर कोई डिफाइन हुआ कि आपकी ज़िंदगी डिफाइन हुई? नहीं तो हुई ना। ये चीज़ इंसान खुलकर बातचीत शादी के पहले क्यों नहीं करता? जब शादी हो मुझे गई, लगता है कि इस बारे में बात ही क्यों करनी है? आपको किसी के वर्जिनिटी के बारे में पूछना ही क्यों है? आप जितना पूछोगे, जितना कुरेदोगे, आपको उतनी ही तकलीफ होगी। नॉर्मल सी चीज़ है। उस पर्टिकुलर पर्सन के पास्ट में कुछ भी रहा हो, उसने आपको एक रैंडम वेग सा आइडिया दे दिया कि हाँ भाई मेरी ज़िंदगी में कोई रहा था, मेरा उसके साथ अच्छा नहीं बैठ पाया, हम चाहते थे कि चीज़ें आगे बढ़े लेकिन वो किसी कारणवश नहीं आगे बढ़ पाई, लेकिन उस मेरे पास्ट का मेरे प्रेजेंट लाइफ पे कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। आज मेरी ज़िंदगी में
कोई भी ऐसा आदमी नहीं जिसके साथ मैं इमोशनली, फिजिकली या किसी भी तरीके से अटैच्ड हूँ, है ना। इसीलिए मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और अगर हमारे बीच में अगर सब कुछ सही रहता है, सारी चीज़ें मैच होती हैं तो, और अगर मैं तुम्हें पसंद आती हूँ तो हम लोग शादी कर सकते हैं, है ना। अगर आप इस माइंडसेट के साथ उसको एक वेग आइडिया भी दे दोगे तो आई थिंक वो भी शायद सफिशिएंट है। आदमी अगर समझदार होगा वो समझ जाएगा। कुछ चीज़ें ना हमें खुद ही समझ जानी चाहिए। हर चीज़ के अंदर इतना एक्सप्लेनेशन और हर एक चीज़ के लिए वर्डिंग ज़रूरी नहीं होते हैं। असल में होता है कि कुत्ते को इंसान का खून लग जाए तो दोबारा दूसरे इंसान को काटता ज़रूर है, और कि इंसान को कहीं ना कहीं अगर दूसरे इंसान की वो लग जाए, लत लग जाए, तो जाहिर सी बात है तीसरे के इंसान के पास जाने में थोड़ा सा संकुचेगा। जब आएगा आपके पास मोरल्स आते हैं तो थोड़ा सा कुछ होता है, लेकिन मोरल्स हट जाता है तो फिर उसने सब कुछ एक्सपीरियंस कर रखा होता है, उसको न्यू एक्सपीरियंस करने में कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स जस्ट नॉर्मल। लोगों को भी लगता है, और ये कहीं ना कहीं सच्चाई भी है। एक इंसान जब वर्जिन नहीं होता है तो एक मेल का ईगो हर्ट होता है। उसको इस चीज़ पर शक नहीं है कि मेरी पार्टनर किसी और के साथ गई है, तो क्या भरोसा अगर मैं नहीं हूँ तो वो किसी और को भी अपना बना ले जाए या उसी की तरफ चली जाए, क्योंकि लड़कियों का दिल वहीं पर जाता है जहाँ पहले से होके आती हैं। नहीं, यहाँ पे मैं आपसे एग्री नहीं करती हूँ। नहीं, मैं नहीं कह रहा, ये एक स्टेटमेंट है, हाँ, बहुत कॉमन स्टेटमेंट है, बट मैं इस पे एग्री नहीं करती हूँ। ओके। आप एक चीज़ बताओ, ऐसे कई लड़के हैं जिन्होंने बिजनेसमैन के बेटे, है ना, आप जनरली देखो, मैंने ये देखा है गुप्ता, बनिया और इस टाइप की फैमिलीज़ के अंदर, जैन मान लो, अच्छा खासा पैसा है, अंधा पैसा है बाप का। बेटे को बोला कि भैया अब तुम्हें ही आगे सब कुछ संभालना है, हम तुम्हारी शादी कर देते हैं। अर्ली एज के अंदर शादी कर दी, सारा सब कुछ। लड़के ने ज़िंदगी में बस बिज़नेस करना सीखा, पढ़ाई वढ़ाई करी और तब तक उसकी शादी हो जाती है। उसने कुछ एक्सपीरियंस करा नहीं अपनी ज़िंदगी में। शादी होने के बाद अब बीवी आ गई है ना, सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं। अब क्या होता है, बीवी के साथ रह लिए कुछ टाइम, अब उनको लगता है यार हमने देखा ही क्या अपनी ज़िंदगी में, सही बात है, हमने तो अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं किया है। फिर वो मुंह मारना चालू करता है। उनको लगता है कि यार अब एटलीस्ट मैं सारी चीज़ों से फ्री हो गया हूँ, अब मैं एक्स्ट्रा मैरिटल और इन सब चीज़ों के अंदर जाता हूँ। अब वो मुंह मारना चालू करते हैं, है ना। तो आप इस चीज़ के अंदर वो चीज़ का वैलिडेशन नहीं है। शादी और नॉन शादी का इस सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जैसे आपने बोला कि भाई अगर एक पर्सन के मल्टीपल पार्टनर्स रहे हैं, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रहे हैं, है ना, आप इस चीज़ के अंदर ये चेक करो कि दो सिचुएशंस हो सकती हैं। पहली सिचुएशन ये, या तो पर्सन बहुत ज़्यादा लस्टफुल है। अगर आपको लगता है कि सामने वाला बहुत ही ज़्यादा लस्टफुल है और सामने वाले के अंदर बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर्स है, उसके सेक्सुअल फैंटेसीज बहुत ज़्यादा हैं, तो चांसेस 99% तक हो जाता है कि वो आपको चीट कर सकता है और वो आगे जाके भी मुंह मारेगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला पर्सन जो है, ठीक है, उसके मल्टीपल पार्टनर्स रहे हैं और सारा सब कुछ, एक वो होता है ना कि हम अलग अलग टाइप के लोगों के साथ रह के हमें पता लग जाता है कि भाई असली इंसान की पहचान क्या होती है। बिल्कुल। जब आपको इस चीज़ की परख आ जाए कि यार मैंने बहुत सारे लोग देख लिए अपने ज़िंदगी में, बहुत एक्सपीरियंसेस ले लिए, अब मुझे एक जेन्युइनली बहुत ही अच्छा इंसान चाहिए जिसकी सीरत बहुत अच्छी हो, है ना। तो ऐसे केस के अंदर ना फिर आप उस पर्सन के साथ लॉयल होके रहते हो, फिर आप मुंह नहीं मारते। इस चीज़ को तो मैं कभी भी डिनाई नहीं कर सकता कि कोई एक मेल कभी भी अपनी एक ऐसी पार्टनर के साथ जाना चाहेगा। अकॉर्डिंग टू मी, जिस एनवायरनमेंट में मैं रहता हूँ या जितने भी लोगों को मैंने देखा है, एक मेल कभी भी नहीं चाहता है कि उसकी पार्टनर जो है किसी और के साथ होकर आई हो, कहीं ना कहीं। क्योंकि उसको जब वो किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा होता है तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में होता है ये लड़की सेम टू सेम कहीं और भी कर रही होगी, या क्या प्यार भी करती है अगर वो, तो उसको लगता है कि ये इतना जो प्यार कर रही है शायद किसी और को करा होगा। उसके दिमाग में जो खरोंच है ना एक लड़के के अंदर की, लड़का राजा होता है मैम, सीधी बात होता है। इसके पीछे कारण ये है कि जो लड़की होती है ना, वो हमेशा आदमी से इमोशनली कनेक्ट होती है, और एक औरत अपने आप को, एक अच्छी औरत अपने आप को तब सौंपती है एक आदमी को जब उसको उस सामने वाले से प्यार हो चुका होता है, ठीक है। और जब वो उस आदमी को ना सौंप के किसी और आदमी को सौंपती है तो जनरली तब होता है कि भाई अब उस औरत के लौटने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। अच्छा, एक इसी को जो मैं बोल रहा था आपको, इसी में क्या चीज़ है कि लड़की है, मुझे यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबको ये तो बताना है, जितनी भी लड़कियाँ देख रही हैं पॉडकास्ट को, मेल्स को 90% मेल को फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से कि आप अगर कहीं और पास्ट में किसी के साथ फिजिकल हुई हैं, उनको ये ट्रॉमेटिक जोन लेकर जाता है। इसको कोई भी लड़की डिनाई करे या ना करे, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो होता है, ठीक है ना, एक्सेप्ट करे कि ना करे।
अब ये चीज़ अगर है तो इसका दूसरा केस जहाँ तक मैंने देखा है, लोगों को समझाया कि लड़की हो, अगर तुम्हारा कोई फिजिकल पार्टनरशिप रहा है किसी और के साथ पास्ट में, तो कृपया करके अपने प्रेजेंट पार्टनर को तो कम से कम मत बताओ इस बिहाफ पर कि मैं सब कुछ ओपन होना चाहती हूँ, अपने पार्टनर को सब कुछ बताना चाहती हूँ। जब तुम सब कुछ बता देती हो ना, तभी तुम्हारा डाउनफॉल चलना चालू होता है। हाँ, ये बात सच है कि आपको जनरली बीइंग अ फीमेल स्पेसिफिकली आपको इतना अपने पास्ट के बारे में नहीं बताना चाहिए। एक वेग आइडिया आप दे सकते हो, वेग आइडिया मेरे हिसाब से देना भी चाहिए, क्योंकि आप एटलीस्ट अगर नया रिश्ता अपना स्टार्ट करो तो थोड़ा सा ऑनेस्टी के साथ करो। एक वेग आइडिया दो, बट डोंट क्लैरिफाई थिंग्स। इतना खुल के, इतना डिटेलिंग्स के साथ मत बताओ, मैं थी किसी क्योंकि के साथ लड़का नहीं बना। जनरली नहीं एक्सेप्ट कर पाता। ये बात सच है। एक औरत अपने पति के, अपने पार्टनर के चीटिंग्स को कई बार माफ़ कर देती है, लेकिन एक आदमी अपनी वाइफ के, अपनी गर्लफ्रेंड के चीटिंग्स के केसेस को माफ़ नहीं कर पाता है। मेन पॉइंट उसका होता है ना, देखो मेल का सीधा होता है, उसका एक होता है कि ये मेरी है, जो मेरा एक मैं अहम ब्रह्मास्म में मैं जीता है, एक मर्द मैं में जीता है, माँ इज इक्वल टू माँ, उसको चाहिए तो माँ मतलब मेरी हो तो रहना। उस शुरुआत से वो सब कुछ जीता है। उसने माँ को भी मेरी देखा था, उसने बाप को भी मेरा देखा था, भाई को भी मेरा देखा था। जब उसने पहली गाड़ी खरीदी ना, तो उसने बोला ये मेरी गाड़ी है। जब उसने पहली कोई अचीवमेंट करी, बोला ये मेरी है। जब उसने पहली गर्लफ्रेंड बोली तो उसने बोला मेरी है। जैसे किसी और ने बात करी तो वो भले ही कुछ ना कमाता हो, लेकिन दूसरे की आंखें फाड़ने की औकात मर्द रखता है। इतनी दम थी, चाहे वो जानवरों की बात कर ले। एक शेर, एक शेरनी, दोनों एक साथ कपल में है। एक शेरनी को दूसरा कोई शेर देखने आता है, शेर उसको फाड़ देता है। इतना मेल के अंदर होता है। जब इतनी अंडरस्टैंडिंग शायद लड़कियों को नहीं, उनके अंदर फेमिनिज्म वाला केस आता है, ऐसी कौन सी बात, तुम भी तो गए थे किसी लड़की के साथ। ये जब पार्ट आता है तो फिर मैम वो पच नहीं पाता, फिर वो लड़कों को दिक्कत देती है कहीं ना। देखो, आप मर्द हो, है ना, और यही अपब्रिंगिंग के साथ आप बचपन से आपके पेरेंट्स ने आपको बड़ा करा है ना, उस आउटलुक को अब अपने दिमाग से निकाल दो। आप अपने आप को और अपने पार्टनर को, है ना, जो भी आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आएगी, दोनों को ना थोड़ा सा इक्वल ट्रीट करना चालू करो। आपने मुंह मारा होगा, ये कंफर्म है ना। आप इस चीज़ के लिए एक्सेप्टेंस रखो अपने मन में कि वो भी कोई दूध की दुली नहीं आने वाली, नॉर्मल सी चीज़ है। आप जब पहले से ही सारी चीज़ों को लेके एक्सेप्टेंस अपने मन और दिमाग में बना लोगे तो बेहतर है, वो आपके लिए बेहतर है। क्योंकि ये चीज़ तो 100% गारंटी है कि आपको अब आज के सिनेरियो के अंदर शायद ही ऐसा कोई पार्टनर मिलेगा जिसका कोई पास्ट नहीं रहा होगा। ये एक्सेप्टेंस, देखिए ये एक्सेप्टेंस फॉरेन के लिए बेटर है, पर इन इंडियन ये बेटर नहीं है। क्योंकि इन इंडियन जब हम जीते हैं ना, तो हम 7 वचनों की बात करते हैं, हम 7 जन्मों की बात करते हैं। बट मयंक जी, आज की डेट में कौन वर्जन मिलेगा आपको? ऐसा कौन मिल जाएगा जिसका कोई पास नहीं होगा? आप बताओ, मेरे को तो ऐसा कोई नहीं टकरा है। प्रॉब्लम है ना कि यहाँ अगर नहीं मिल रहा है, हाँ। तो अगर वो स्टेटमेंट जिंदा है, हम भगवान पर भरोसा करते हैं, स्टेटमेंट है, भगवान करते हैं। अब वो कहाँ है ये तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन कम से कम इस चीज़ पर तो बिलीव है कि वो इंसान है यहाँ पर। मिले हैं, बहुत लोगों को मिले हैं, बहुत लोग दर्शन, जिनको नहीं मिले हैं, आज तक नहीं मिले, मर गए, चले गए, लेकिन उनको भी इस चीज़ पर भरोसा है कि भगवान है। तो कम से कम अगर तुम्हारा रिलेशन किसी के साथ भी रहा है, मेल हो या फीमेल हो, शादी कर रहे हो, तो इतना बता सकते हो कि हाँ पार्टनरशिप था, लेकिन वो फिजिकल टर्म के साथ था। इतना एक्सप्लेनेशन शायद नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो लाइन का एक्सेप्टेंस अभी इंडिया में तो नहीं आया है। वही मैं आपको ये चीज़ कह रही हूँ। अच्छा, मैं एक चीज़ बताइए कि जैसे कि जो आदमी होते हैं, आदमियों के लिए शादी मतलब कैसी होती है, वो क्यों करते हैं शादी? आदमी जनरली शादी करता है कि उसको एक सेक्सुअल पार्टनर की नीड होती है, ठीक है, कि भाई अपनी फिजिकल नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए वो शादी करता है, पहला। दूसरा, सोशल एक्सेप्टेंस, कि सोसाइटी के अंदर एक बना होता है कि भाई तुम्हें शादी करनी है, सोशल प्रेशर होता है सोसाइटी की तरफ से कि भाई अब तो तुम्हारी एज भी हो गई, शादी कर लो, वो चीज़ हो गई। तीसरा रीज़न होता है कि उनको ना एक कोहैबिटेंट पार्टनर चाहिए होता है। पार्टनर इन द सेंस कि यार मुझे कहीं घूमने जाना है तो मुझे भाई मैं इधर उधर फ़ोन करूँ, उससे बेटर मैं, मेरी पार्टनर है, मैं उसके साथ ही चला जाऊँ। तो जनरली आदमी इन कारणों की वजह से शादी करते हैं, ये चीज़ है। और ये लड़की क्यों करती है शादी, इनका उद्देश्य क्या है? लड़कियां शादी जनरली इसलिए करती हैं, पहला रीज़न जो फोमोस्ट रीज़न आता है वो आता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कि उनको एक पार्टनर चाहिए जो कि जिसके साथ वो फाइनेंशियली स्टेबलाइज हो जाए, है ना। तो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए शादी करती हैं। दूसरा रीज़न होता है सोशल एक्सेप्टेंस। सोशल एक्सेप्टेंस, भाई मेरी 4 सहेलियाँ हैं, उन चारों की शादी हो गई, मेरी नहीं हुई, तो मैं एक प्रेशर में आ जाऊँगी कि यार मुझे भी चाहिए, मुझे भी शादी करनी है, ये चीज़। तीसरा रीज़न लड़कियों के लिए ये होता है कि ना
उनके अंदर ना कुछ मैटरनल इंस्टिंक्ट्स होती हैं। मैटरनल इंस्टिंक्ट्स मतलब कि कोई लड़का देखा, उससे बात करी, रिलेशनशिप में आई, रिलेशनशिप में आते जब वो इमोशनल इंडल्ज होंगे ना तो उनके दिमाग में चलेगा यार अब आगे क्या, शादी कर लेते हैं, बच्चे पैदा हो जाएंगे। तो इस टाइप से ये उनके ना इंस्टिंक्ट्स, वो इच्छाएं चालू हो जाती हैं। ऐसा जनरली मेल्स के अंदर बहुत बाद में आती है इस टाइप की सिचुएशन, या फिर आती भी नहीं है, बट फीमेल्स के अंदर बहुत ही स्टार्टिंग में ये चीज़ आ जाती है। जैसे उनको मतलब इमोशनल इंडल्जेंस उनकी चालू होगी सामने वाले पार्टनर में, तो वो ऐसी बातें कर रही यार चलो अब शादी कर लेते हैं, फिर हम लोग बच्चे पैदा कर लेंगे, बच्चे का नाम ये रख देंगे। तो इस वजह से वो जनरली फ्यूचर देखने लगती है। हाँ, फ्यूचर देखने लगती हैं। तो इन कारणों की वजह से फीमेल शादी करती है, क्योंकि इमेजिनेशन पावर उनका बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, ये गॉड गिफ्ट होता है उनके अंदर। हाँ, एंड वो चीज़ जो थिंक करती हैं, ऐसा माना जाता है कि यूनिवर्स उनको वो चीज़ देता भी है। देखो ये तो बिल्कुल वो वाली बात है कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे तो वो हर चीज़ आपको मिलेगी। वो फिर उनके साथ वो गलत क्यों होता है लड़कियों के साथ? गलत इसलिए होता है, देखो कई रीजंस होते हैं। अब जैसे मैं एक बात बताऊँ, ऐसी कोई लड़की है जिसका फादर साइड जो है, मतलब जिसके फादर बचपन में ही नहीं रहे, है ना, जिसका पैटर्नल साइड अच्छा नहीं रहा है, फादर नहीं रहे या फादर छोड़ के चले गए या कुछ, ऐसी लड़कियों ने ना कभी भी अपने पापा का प्यार वो महसूस नहीं किया होता। तो ऐसी लड़कियां जनरली क्या करती हैं कि उनको अगर थोड़ा सा भी कोई लड़का अफेक्शन शो करता है, क्योंकि एक लड़की पटाने के लिए एटलीस्ट थोड़ा तो अफेक्शन करेगा, थोड़े तो एफर्ट्स डालेगा, तो लड़की वहीं पे फिसल जाती है। तो ऐसी लड़कियां ना जनरली टॉक्सिक मैन अपनी लाइफ में लेके आती हैं, और ये सिलसिला उनका बार बार चलता रहता है, क्योंकि वो थोड़े के अंदर सेटिस्फाई हो जाती है। उनको लगता है यार मेरे से चलो अच्छे से बात तो कर रहा है, थोड़ी सी अटेंशन दे रहा है कुछ, तो लड़की सोचती है यार मुझसे कितना प्यार करते, क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं है कि एक आदमी का प्यार कैसा होता है। एक लड़की के लिए सबसे पहला प्यार आदमी का वो दिखता है उसके फादर के रूप में। एक बाप अपनी बेटी को जान से ज़्यादा प्यार करता है, और उसके लिए एक मैनली फिगर एक लड़की के लिए सबसे पहले उसके फादर होते हैं। और जिसके फादर के साथ रिलेशन जिस लड़की का बहुत ही अच्छा रहा होता है, तो वो जनरली एक ऐसा लड़का चुनती है अपने लिए जो कहीं ना कहीं उसको उसके फादर की तरह ट्रीट करने की कोशिश करता है। अगर उस लड़की को वैसा लड़का मिल जाता है तो वो लड़की हमेशा खुश रहती है। और ऐसी जो लड़कियां होती हैं ना, अधिकतर सही पार्टनर चूज़ करती है अपने लाइफ लॉन्ग के लिए, क्योंकि वो जनरली उसको कंपेयर करती है अपने फादर से, और फादर तो उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते ही हैं। सही बात है ना। वहीं पे एक चीज़ और है कि आपने देखा है कि ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि न्यूडिटी की तरफ कंटेंट बनाती हैं। ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि पब्लिकली एकदम आधे से ज़्यादा कम कपड़ों में वो घूमती हैं, एकदम अपनी बॉडी शो करती हैं, अजीब सा बिहेव करती हैं, गालियाँ देती हैं, मिसबिहेव करती, कैरेक्टरलेस होती हैं, है ना, और बहुत ही छोटे कपड़े, एक्सट्रीम छोटे कपड़े, है ना, या फिर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के अंदर हद से ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। ऐसे जनरली आप ना अगर चेक करोगे ना साइकोलॉजिकली इन लड़कियों को, ये मेजरली वो लड़कियां होती हैं जिनके फादर का रोल इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होता है। या तो फादर बहुत ही ज़्यादा एब्यूसिव होंगे, या फादर बहुत ज़्यादा कलेशी होंगे, या फादर होंगे ही नहीं, या फादर बहुत ज़्यादा मदर से बहुत ज़्यादा फाइट कर, मतलब अच्छा फादर का रोल नहीं होता, या फादर बिल्कुल ही इतने ज़्यादा ढीले होंगे कि फादर ने कभी भी रोक टोक ही नहीं करी होगी अपने बच्चे पे, या फादर ने इतनी ज़्यादा वो कहते हैं ना फ्रीडम एक्सट्रीम दे दी होगी कि उनको ना अपनी वाइफ से ना बच्चे से किसी से कोई मतलब ही नहीं है। या तो इस टाइप के फादर रहे होंगे। अगर इस टाइप के फादर रहे होंगे तो उनकी जो बेटियाँ जो होती हैं वो अधिकतर इन सब चीज़ों के अंदर होती है। मतलब आप चेक करना, तो मैंने तो ये सर्वे पढ़ा था तब ये चीज़ थी, तो ऐसा जनरली होता है। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि फादर ने ना कभी भी अपना, आज हम एक फ़ादर की बात करें, एक फ़ादर कौन होता है? वो होता है जिसका कंट्रोल होता है अपनी फैमिली पे। मुझे आज भी याद है जब मेरे फादर जब थोड़ी सी भी ऊँची आवाज़ में बोलते थे कि मना कर दिया ना, नहीं जाना मतलब नहीं जाना, आपको ये नहीं करना है बेटा, मेरे को नहीं पसंद आप ये चीज़ करें। जनरली फादर का इस तरह का रोल होता है, तो बच्ची समझ जाती है कि नहीं पापा ने मना कर दिया, घर में पापा की चलती है, पापा के ऑर्डर्स को सब ओबे करते हैं, पापा को सब रिस्पेक्ट करते हैं, मेन डिसीजन मेकर पापा है, पापा ने पूरे घर को संभाला हुआ है, पापा ही हैं जो सारी की सारी चीज़ों को अच्छे से चलते हैं। तो ऐसा कोई जब फादर होगा ना, वो अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होगा, और फादर जब बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होता है तो वो केयरिंग के साथ साथ बहुत प्रोटेक्टिव होता है। तो ऐसी बच्चियाँ जो होती हैं ना, वो एक अच्छे हेल्दी एनवायरनमेंट में पली बड़ी होती हैं। इसका एक एग्जांपल है,
आप अगर ये देखो सुनील शेट्टी और उनकी बेटी आथिया शेट्टी, बहुत मैंने नहीं देखा उनको कोई किसी वल्गर कपड़ों के अंदर, आथिया शेट्टी को, या किसी वल्गैरिटी को प्रमोट करते हुए या किसी वल्गर सीन के अंदर या ऐसा कुछ मैंने नहीं देखा उसको। रीज़न ये है कि सुनील शेट्टी एज अ फादर ही इज़ अ वेरी गुड मैन, हाईली लविंग, केयरिंग, साथ के साथ प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स अ डॉटर। तो उन्होंने एक अच्छी अपब्रिंगिंग दी अपनी बेटी को। तो वो जो बच्ची बचपन से लेके बड़े होने तक एक अच्छे एनवायरनमेंट में अपने फादर के साथ पली बड़ी होती है, उसने एक फादर का एक अच्छा रोल देखा होता है, तो वो जनरली एक अच्छा आदमी ही अट्रैक्ट करती है। अदरवाइज़ जो लड़कियों के फादर बहुत ही छोटी एज के अंदर चले जाते हैं, गुजर जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, वो जनरली टॉक्सिक आदमी अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करती हैं। और वो सिलसिला चलता रहता है जब तक वो खुद मैच्योरिटी से ये चीज़ नहीं देख लेती कि यार कौन सही और कौन गलत है। यानी वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो जजमेंटल सेटल करती है। देखा नहीं ना, उस बेचारी ने बचपन से देखा ही नहीं है, तो इसमें हम उस लड़की को गलत नहीं बोल सकते। उसने कभी लाइफ में एक्सपीरियंस ही नहीं किया, उसको पता ही नहीं है कि आदमी कैसे होता है, उसको पता ही नहीं है। और फिर जब वो टॉक्सिक आदमी अपनी औकात दिखाता है तो उसके माइंड में ये चीज़ सेट हो जाती है कि यार आदमी होते ही घटिया है, आदमी होते ही बेकार है। तो या तो वो दोबारा रिलेशनशिप में जाएगी नहीं, या फिर वो जाएगी तो बार बार ऐसे ही आदमी के पास जाती रहेगी, जहाँ पर वो जो उसका जो ट्रॉमा था उसको बार बार खुरीदे। हाँ, इसलिए कई बार क्या होता है जब इस टाइप के लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए, तो हम लोग उनके ना चाइल्डहुड ट्रॉमा को हील करते हैं सबसे पहले, जो उनको महसूस होता है। देखो नॉर्मल सी चीज़ है, एक बच्चे की अपब्रिंगिंग मदर और फादर दोनों मिलके करते हैं, दोनों का अपना अपना रोल होता है एक बच्चे को पालने पोसने में, बड़े करने में, और दोनों ही बड़ी बखूबी से निभाते हैं। अब इसमें से एक पर्सन भी अगर मिस हो जाता है तो दूसरा पर्सन चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, वो एक पर्सन की कमी उस बच्चे के अंदर जीवन भर रहती है। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि अगर एक लड़का किसी लड़की को देखने जाए शादी करने के लिए, हाँ, तो लड़की से ज़्यादा उसके पिताजी को देखे कि उसका बिहेवियर अपने परिवार के प्रति कैसा है। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी बल्कि कि जब भी आप एक लड़की देखने जाओ तो आप लड़की के साथ साथ आप ये भी देखो कि पेरेंट्स आपस में कैसे हैं, पेरेंट्स की बनती कितनी है, पेरेंट्स आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट कितनी करते हैं, पेरेंट्स का किस तरह का बिहेवियर है। ये बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, मैंने ये चीज़ पर्सनली देखी है। जिन घरों के अंदर औरतों की सबसे ज़्यादा चलती है, जिन घरों में औरतें तांडव करती हैं, जिन घरों के अंदर सिर्फ औरतों की बातों को सर्वोपरि रखा जाता है और आदमी की बात को हमेशा हद से ज़्यादा दबाया जाता है, ऐसी औरतें घर बर्बाद करती हैं। होता है, ये मैंने बहुत बार देखा है। प्लीज़ इसके अंदर जो फेमिनिस्ट लोग हैं, मेरे को इस चीज़ में टॉन्ट मत करना, ये मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ये चीज़ें ऐसा होता है ना। वहीं पे अगर हम इसका ऑपोजिट कर दें, मदर फादर की दोनों की आपस में अच्छी बनती है, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, मेजरली वो बड़े डिसीजंस जो होते हैं वो हमेशा फादर लेते हैं, फादर डिसीजन मेकर है, फादर अच्छे से फैमिली को ट्रीट करता है, फादर हमेशा अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ऐसी अपब्रिंगिंग के साथ जब बच्चा बड़ा होता है तो वो हमेशा आपकी फैमिली में भी जब आएगा ना शादी करके, तो वो आपको अच्छे से ही रखेगा, क्योंकि उसकी परवरिश अच्छी हुई है और परवरिश के अंदर कहीं कोई कमी नहीं है ना, ये चीज़ है। अच्छा, जब फादर की बात आती है तो हम बड़ा उनको सोफिस्टिकेटेड या एक काफ़ी मैनरेबल रिस्पेक्टेड नज़र से देखते हैं। फादर है भाई साहब, हाँ, मदर है, बिल्कुल। यानी उन पर हम क्वेश्चन अगर उठा दें तो यानी आप दुनिया के सबसे घटिया आदमी हो, अगर आपने फादर पे क्वेश्चन उठाया। सोनम का केस होता है, सोनम वो अपने पति राजा रघुवंशी के साथ जाती है हनीमून पर, गलत हो जाता है, राजा रघुवंशी ख़त्म हो जाता है, वो अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ आ जाती है। कहने को मिलता है कि एक जो बाप होता है ना, एक लड़की को अंडरस्टैंड करता है, उसके हंसी में भी वो दुख को झेल ले, मतलब समझ जाता है। वो बाप क्यों नहीं समझ पाया सोनम के उस पार्टनर को जिसके साथ वो रहती थी, या वो समझ, इसका मतलब है कि जो बाप होता है ना बेटर समझता है अपनी लड़की को। उनके पापा को क्लियर पता था कि सोनम का पार्टनर है, सोनम के मना करने के बावजूद भी अरेंज मैरिज कराते हैं राजा रघुवंशी के साथ। अब मेन सोचने वाली बात यहाँ पर आ जाती है कि अब फादर की भूमिका नहीं थी कि एक बार कम से कम अपने बच्चे को पूछते कि बेटा शादी करना है कि नहीं करना। ये फोर्सफुली बिहेवियर लड़कियों को बापों ने समाज के डाला है एक नए शादी में। पुराना वाला किससे बात करती हो, अच्छा प्रेम करती हो, लड़की बड़ी हो रही है, जल्दी से रिश्ता दिखा दो क्योंकि किसी और लड़के के साथ है। ये जो इन्होंने स्टेटमेंट बना दिया सामाजिक प्रतिष्ठा बनाने के लिए कि वो किसी और के साथ है इसलिए शादी करा दो, तुमने कहीं ना कहीं कई लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद करी। लड़की तो अपनी तुम्हारी गई,
चाहे वो मृत्यु के घाट जाए चाहे जेल में जाए, सीधा साधा लड़का गया, लड़के की होने वाली पार्टनर जो हो सकती थी वो भी गई, और तुम्हारे लड़की का जो पार्टनर वो भी गया। कितनी सारी लड़कियां बर्बाद हो रही हैं। मुझे नहीं लगता है कि आपको नहीं लगता है कि फादर्स का इसमें नहीं ज़्यादा तो बहुत बड़ा हाथ है। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, चलो आपने बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है ना, इसको हम थोड़ा सा फादर के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, फादर का नज़रिया समझते हैं, है ना। आप एक चीज़ बताओ, आपका बच्चा है, ठीक है, आपको पता है कि ये आगे अगर 2 कदम बढ़ाएगा तो ये खाई में गिर जाएगा, आपको पता है कि आगे खाई है, लेकिन वो तो बच्चा है, नादान है, उसको पता नहीं है कि आगे खाई है। क्या आप उसको जाने दोगे क्या? कितने साल का बच्चा है ये मेरे संस्कारों पर निर्धारित करेगा। कितना भी बड़ा है, चलिए, कितना भी बड़ा है, एक माँ बाप का प्यार अपने बच्चे के लिए कभी ख़त्म नहीं होता, बच्चा चाहे 40 साल का हो या बच्चा 4 साल का हो। पहली बात तो जो मेरी बेटी होगी, अगर मेरे ऐसे संस्कार दे रखे हैं मैंने अपनी बिटिया को कि तुमको किसी से बातचीत नहीं करना है, तो मेरी बेटी नहीं करेगी। यदि मैं ऐसा बाप हूँ कि तुमको तुम्हारे प्रेमी से शादी नहीं कराऊंगा, अपने वाले से पसंद से कराऊंगा, तो मैं ऐसा संस्कार डालूंगा कि मेरी लड़की किसी और से बातचीत नहीं करेगी, वो मेरी लड़की मेरे पीठ पीछे भी किसी से बातचीत नहीं करेगी, इतना संस्कार मैं डालूंगा लड़की के अंदर। लेकिन मेरे संस्कार डालने के बावजूद भी लड़की अगर किसी और के साथ गई, तो साहब ये माँ बाप के संस्कारों पर उठाई हुई उंगली है साहब। नहीं है ऐसा। क्यों नहीं आप है? एक चीज़ देखो, आजकल ऐसा कौन सा बच्चा है जो ऐसा कहने से रुक जाता है? एक अफेक्शन और लव जो होता है ना, ये एक ऐसी फीलिंग है जो जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है। अगर आपका कंट्रोल होता तो आप कभी भी अपने लिए गलत पार्टनर नहीं चुनते। चलिए, आपका कंट्रोल कभी भी नहीं चुनते, ठीक है, मान लिया है आपका ना? कंट्रोल नहीं है। ये इन चीज़ों पे आप किसी पे कोई कंट्रोल नहीं, हार्मोनल डिसबैलेंस जो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इन सब चीज़ों पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, राइट। तो इसमें हम फादर को इस चीज़ पे पहली बात तो नहीं करना चाहिए, बल्कि फादर को अपने बच्चों के साथ इतना फ्रेंडली एटीट्यूड रखना चाहिए कि बच्चे खुद जाके अपने फादर को बताएं, एक दोस्त की तरह, पापा देखो मेरे ये दोस्त हैं। एटलीस्ट बीइंग अ फादर आपकी इतनी अवेयरनेस 100% होनी चाहिए कि आपको ये चीज़ ज़रूर पता हो कि आपका बच्चा किस संगत के अंदर उठ रहा बैठ रहा है, उसके दोस्त कौन है और वो किन लोगों से बात करता है। अगर आपने वहाँ पे रोक टोक करके अगर सही चीज़ कर दी, तो ये चीज़ की आप श्योरिटी रख लो कि अगर उसने बाई चांस कोई पार्टनर अपने लिए चुन भी लिया तो वो एक अच्छा इंसान चुनेगा। सेम क्वेश्चन कि जब एक संस्कार अगर हमने अपनी लड़की के अंदर बेहतरीन डाले हैं, तो जाहिर सी बात पसंद भी उसकी बेहतरीन रही होगी। राजाओं के जो शौक़ होते हैं हमेशा राजसी होते हैं। अगर संस्कार बेहतरीन अव्वल दर्जे के हैं, तो लड़की की पसंद भी अव्वल दर्जे के लड़के के साथ होगी। तो वहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन लड़की के ऊपर क्यों है कि तुमने पसंद कैसे कर लिया? क्या तुम्हें लड़की के ऊपर या अपने दिए हुए संस्कारों पर क्वेश्चन है? सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है मेरा। एंड दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर लड़की लेट भी आपके संस्कार निहित होने के बावजूद भी कोई एक गलत पार्टनर चूज कर लेती जो आपकी नज़र में है, तो क्या आप उसके उस पार्टनर को सुधार नहीं सकते कुछ रुपया देकर, उसको अच्छा कुछ बनाकर कि मेरे बिटिया की पसंद है, मैं शादी इसी से बिटिया की पसंद से करा देता हूँ, कुछ कमी है मैं पूरी करा देता हूँ, दहेज तुम वहाँ भी दोगे, दहेज तुम यहाँ क्यों नहीं दे देते? नहीं, कई पेरेंट्स करते हैं ऐसा, कई फादर करते हैं, जहाँ पे उनको लगता है कि हाँ एक अच्छा इंसान है, चलो ठीक है, इतना फाइनेंशियली साउंड नहीं है, सब कुछ है, तो वो कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, है ना, और वो वहाँ पे सपोर्ट कर देते हैं। देखो नॉर्मल सी चीज़ है, शादी जब हम करते हैं तो हमें हमारी अगर एक विश लिस्ट में 10 चीज़ें हैं, तो 10 की 10 चीज़ें हमें कभी भी नहीं मिलती हैं, अपने पार्टनर में भी नहीं, और ऐसे ही पेरेंट्स को अपने दामाद में नहीं मिलेगी या अपनी बहू में नहीं मिलेगी। अरेंज मैरिज या लव मैरिज? आई थिंक अरेंज। व्हाई? अरेंज मैरिजेस ना, आपकी शादी हुई, ठीक है, आपने सारी की सारी चीज़ें करी, ऑब्वियसली एक यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आप शादी से पहले शादी को लेके अपने होने वाले पार्टनर के साथ एक डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन के अंदर जाओ। जब आपको काफ़ी सारी चीज़ों की डिटेल्ड काउंसलिंग हो जाती है, या तो आप खुद कर लो, नहीं कर पाते तो इसके एक्सपर्ट्स हैं, जैसे हम लोग ये काम करते हैं हम, तो ऐसे केस के अंदर आप काउंसलिंग करो जब आपको हर चीज़ के अंदर सेटिस्फाइड हो कि हाँ भाई अब शादी हम लोग कर सकते हैं, एवरीथिंग इज़ गुड, तो आपको मेरे हिसाब से एक अरेंज मैरिज के अंदर जाना चाहिए। अब यहाँ पे सिचुएशन ये आती है, व्हेनेवर यू फॉल इन एन अरेंज मैरिज यू विल स्टार्ट फ्रॉम द ज़ीरो लेवल। आपने उस इंसान को एक्सप्लोर नहीं किया अभी तक, आपके लिए वो नया इंसान है।
आप उसको जानते हो, समझते हो, और ऑब्वियसली शादी में हो, फैमिली समझती है, सारा सब कुछ, धीरे धीरे रिश्ता पनपता है, बढ़ता है, तो वहाँ पे प्यार होता है, क्योंकि आपकी शुरुआत ही शादी से हुई है। वहीं पे अगर हम लोग लव मैरिज की बात करें तो पहले आप एक अफेयर में थे। जब आप अफेयर में, जैसे नॉर्मल सी चीज़ है, अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, अभी आपकी शादी नहीं हुई, आपका 3 साल का रिलेशनशिप है, आप उन 3 सालों तक उसको भरपूर टाइम देते थे। हर चीज़ थोड़ी थोड़ी देर में कॉल किया, बाबू तुमने खाना खाया नहीं खाया, तुम क्या कर रही हो, और ये वो। अब आपकी शादी हो गई, शादी होने के बाद अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं, पेरेंट्स इन्वॉल्व हो गए हैं दोनों साइड के, अब घर की भी कुछ जिम्मेदारी है, अब आपकी फाइनेंशियल इनकम भी बढ़ेगी, है ना, क्योंकि आपके पास वर्कलोड ज़्यादा हो गया है। अब क्या आप उसको 36 कॉल करते हो? नहीं करते। तो लड़की की एक्सपेक्टेशन तो वही थी, यार ये तो रातों रात बदल गया यार, ये पहले तो कुछ और था, ये तो अब बिल्कुल ही वियर्ड चल रहा है। तो ऐसे केस के अंदर लड़की इस चीज़ को समझ नहीं पाएगी, लड़का इन चीज़ों को समझ नहीं पाएगा कि भाई लड़का ये सोचता है कि पहले मैं इसको फ़ोन करती तो हमेशा मुझसे बात करती थी, अब मैं फ़ोन करता हूँ ये तो कभी कुछ ना कुछ काम में बिजी रहती है, तो कभी कुछ करती रहती, कभी कुछ करती रहती, कभी कुछ करती रहती। तो ऐसे केस के अंदर ना वो ट्यूनिंग नहीं बैठ पाती है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन अलग लेवल की सेट होती है और रियलिटी कुछ और होती है। तो ऐसे केस के अंदर वो चीज़ें सेट नहीं हो पाई, चीज़ें सेट नहीं हो पाएंगी, मेंटल लेवल मैच नहीं होगा, तो कलेश होंगे, तो धीरे धीरे चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। अच्छा, शादी 2 इंसानों के बीच होना चाहिए या 2 परिवारों के बीच होना चाहिए? शादी कायदे से 2 परिवारों के बीच होनी चाहिए और इंसानों के बीच भी होनी चाहिए। आपसी अंडरस्टैंडिंग और आपसी प्यार, आपसी नॉलेज, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। साथ के साथ फैमिलीज़ का आपस में एक दूसरे को लेके एक्सेप्टेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे नॉर्मल सी चीज़ मैं आपको बताऊं कि सपोज़ करो आपकी शादी हुई है, शादी के केस में अरेंज मैरिज हुई, चलो मान लिया, सब लोग एग्री थे, सासू माँ एग्री नहीं थी, उनको एक्सेप्टेंस नहीं हुई कि यार मेरे को तो लड़की पसंद नहीं आ रही है, मैं नहीं होने दूंगी, मैं नहीं होने दूंगी। अब शादी हो गई है, शादी होने के बाद सासू माँ को तो इतनी नफरत थी कि उनको बर्दाश्त ही नहीं होती थी वो लड़की, लेकिन फिर भी शादी हो गई क्योंकि बाकी सबको बहुत पसंद थी। अब भी कलेश होंगे क्योंकि सासू माँ को पसंद नहीं थी ना। तो अब यहाँ पे आपने गलती क्या करी कि वहाँ से एक मेजर पर्सन की एक्सेप्टेंस नहीं थी। वहीं पे अगर सबकी एक्सेप्टेंस होती तो वो लड़की भी सबको भाती, वो लड़की भी सबकी नज़रों में चलती। और जब सासू माँ को पसंद नहीं, सासू माँ हर चीज़ के अंदर टिक 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 चालू कर देंगी, अब वो आपको उंगली करती रहेंगी तो आपको भी बुरा लगता रहेगा, लड़की भी फिर पलट के 2 जवाब देगी कि यार क्या है, हर चीज़ के अंदर टोकती रहती हैं। और अगर वो नहीं भी बोल रही है अपनी सासू माँ को, तो वो 100% अपने पति को ज़रूर बोलेंगे, यार तुम अपनी मम्मी को समझाओ ना, मुझे हर चीज़ के अंदर परेशान करती है, हर चीज़ के अंदर टोकती है। नमाज पढ़ाई निकल गया तब फिर तो ज़िंदगी बर्बाद है। अब मेन क्वेश्चन है, लोगों ने ना शादी को एकदम काफ़ी ज़्यादा आर्टिफिशियल बना के रखा है या थ्योरेटिकल बना के रखा है। शादी मतलब माँ बाप, शादी मतलब दादा दादी, बट थ्योरेटिकल को तोड़ना ही सही है क्योंकि लोगों की ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल में तोड़ दिया है थ्योरेटिकल पैटर्न। भाई साहब, शादी में पति पत्नी एक बिस्तर पर रहेंगे, एक कमरे में रहेंगे, सपने दोनों साथ में सोचेंगे, बच्चे उन दोनों को करना है, सोचना समझना उनको है। समझ जब तक ना हो जाए तब तक शादी क्यों करो, और जब समझ विकसित हो जाए तो क्वेश्चन क्यों इस बात पर कि वो शादी बेहतरीन नहीं होगी। परिवार की शादी का इट्स नॉट अ कोलेब्रेशन। पहले के समय में बिजनेस, नेता 2 नेता की लड़के शादी कब होती है? अच्छा, ये पार्टी वाला बहुत बेहतर है ना, इनके यहाँ देखो कौन सी लड़की है, अच्छा लड़की है, ठीक है, लड़का लड़की की शादी करो। वो शादी नहीं हो रही है साहब, वो कोलेब्रेशन चल रहा है, समाज का कोलेब्रेशन चल रहा है। परिवार के आपने बोला ना, परिवार का भी मिलना जरूरी है। आप मिला लो साहब, अमीर वर्सेस गरीब, नहीं होता है, परिवार का नहीं होता, ये लड़का लड़की का नहीं हो रहा है, ये समाज में प्रतिष्ठित फैमिलीज का कोलेब्रेशन इज इक्वल टू शादी नहीं है। ये लड़की और लड़का की शादी हो गई, खुश रहेंगे, आप करा लो साहब। एक है ब्राह्मण है परिवार, करा दो मुस्लिम से, मुस्लिम भी छोड़ो, एक फैमिली है ब्राह्मण, उसकी आप शादी करा लीजिए, किसी ओबीसी वाले से करा लीजिए, नहीं हो पाएगा। आपकी जो पारिवारिक स्थिति इस तरीके की है कि दोनों का जब शादी हो रहा है तो कोलैबोरेशन हो रहा है, सेम गोत्र, सेम दुनियादारी, सेम पोजीशन, सेम स्टेटस, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि अब 2 लड़के लड़की की शादी है? देखो, ऑब्वियसली फैमिलीज़ का वो भी रहता है, कोलैबोरेशन रहता है, आपस में लोगों का भी रहता है। जो लोग कुछ ज़्यादा ही घुस जाते हैं ना, गोत्र वोत्र फलाना, ये सब तो फालतू की चीज़ें हैं, मैं इन सब चीज़ों में मानती नहीं हूँ। बात सीधी सी ये है कि देखो, नॉर्मल सी चीज़ है, अगर एक लड़की उसमें न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करती है, अब उसकी शादी हो रही है एक जॉइंट फैमिली के अंदर, प्रॉब्लम, उसको प्रॉब्लम आएगी।
एडजस्ट करने में दिक्कत आएगी, वाइस वर्सा केस हुआ तो भी दिक्कत आएगी। एक लड़की अगर अपने ब्राह्मण है ना, उसकी शादी कर दी सपोज पंजाबियों में, है ना, तो भी उसको दिक्कत आएगी। क्योंकि दोनों के जो कस्टम्स, रीति रिवाज और सारी चीज़ें वो अलग हैं, रहन सहन हर चीज़ बिल्कुल अलग है। तो जनरली क्या होता है कि ये सारी की सारी चीज़ें इसलिए देखी जाती थी कि भाई अगर सेम टाइप का फैमिली स्ट्रक्चर है, सेम टाइप का रिलीजन है, सेम टाइप का फैमिली बैकग्राउंड है, तो जनरली एडजस्ट करने में इतनी दिक्कत नहीं आती है। अब जैसे सपोज़ कि कोई लड़की है जो कि फाइनेंशियली इतना रिच नहीं रहे, गरीब घर से है, उसकी शादी कर दी रईसों के घर में, उसको भी एडजस्ट करने में दिक्कत आएगी। उसको पता ही नहीं रईसों के क्या रहन सहन होता है, क्या चीज़ करनी चाहिए। और ऐसे ही अगर कोई रईस लड़की है, उसकी शादी अगर गरीबों के घर में कर दी तो भी उसको एडजस्ट नहीं हो पाए, क्योंकि उसके तो शौक ही हाई फाई है। तो जहाँ पे भी डिस्पैरिटी होएगी ना इन सब चीज़ों में, वहाँ पे एडजस्ट करने के अंदर प्रॉब्लम आएगी। अब यहाँ पर भी बड़ा होता है, लड़की है थोड़ा सा, उसने किसी दिन बोल दिया सासू माँ से कि मेरे घर में तो ऐसा होता है। अब ले सासू माँ चढ़ गए हैं बड़ी आई करने वाले, तेरे घर में होता होगा ऐसा तो हम का कम छाए हैं। होता है ऐसा, होता है। तो ये जो देखो घर में 2 बर्तन रहेंगे ना तो वो बजेंगे, नॉर्मल सी चीज़ है। थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े कलेश एडजस्टमेंट्स, इन सब चीज़ों के लिए हमेशा आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। हमेशा जिंदगी, आप नॉर्मल सी चीज़ है, रोज़ की रोज़ आप मीठा तो नहीं खा सकते ना, आपको टेस्ट बड्स भी चेंज करने पड़ते हैं। तो वही सारी चीज़ें। यहाँ पर 2 आपको डिसएडवांटेज मिलेंगे। एक, लड़की जब मायके वालों से संपर्क करती है तो प्रॉब्लम होती है, और एक लड़का जब ममाज बॉय बन रहा है तो भी प्रॉब्लम है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ है जो शादी से पहले सब लोगों को बात करनी चाहिए। मेजर डिस्कशन ये होता है कि भाई लड़का लड़की आपस में बात करें कि भाई मेरी फैमिली ऐसी है और मेरी फैमिली जनरली इस टाइप के माइंडसेट से है, मेरी फैमिली जनरली इस टाइप के रिचुअल्स को फॉलो करती है। अब लड़की ने अपनी फैमिली का डिस्क्रिप्शन दिया, दोनों को आपस में एक दूसरे के बारे में, दूसरे की फैमिली के बारे में अब पता है। फिर आपस में दोनों डिसाइड करें कि क्या हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, पहली बात हाँ या ना। चलो उन्होंने एग्री कर दिया कि हम एडजस्ट कर सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट ये चीज़ आती है कि मेरी फैमिली को लेके ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, है ना, मेरे हिसाब से तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए मेरी फैमिली की तरफ, है ना, तुम्हारा इस चीज़ के ऊपर क्या कहना है। एंड द सेम गोज द वाइस वर्सा एज वेल। ज़रूरी नहीं है कि भाई लड़के वाले ही इंपॉर्टेंट है, लड़की वाले भी इंपॉर्टेंट है, लड़की के माँ बाप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं। लड़के के माँ बाप भी इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं, अगले घर छोड़ के आई अपने घर। एग्जैक्टली। लेकिन लड़के वाले जो वो जनरली इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। लड़के वाले सोचते कि लड़की शादी करके आई तो उसको उसके माँ बाप से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसको अब नए माँ बाप मिल गए। ऐसा नहीं होता, बचपन से उसके माँ बाप ने उसको पाल पोस के बड़ा किया। तुम अपने बेटे को भेजो वहाँ पे घर जवाई बनने को, भेज पाओगे? नहीं भेज पाओगे ना, कलेजा ही नहीं है इतना बड़ा कि भेज दो उसको। तो वही सारी चीज़ें होती है। तो पेरेंट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस पे रखना चाहिए मेजरली, और आपस में बात करो कि सेटल कैसे करना है, कि चलो कल को जाके अगर कोई कलेश मच जाता है ना, तो आप उस चीज़ को ऐसे सेटल करो। जैसे नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर लड़के ने बोला कि भाई मैं अपनी माँ की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू करती है वो, है ना, कल को लेकिन मेरी माँ का नेचर भी ऐसा है कि वो छोटी छोटी चीज़ों के अंदर पॉइंट आउट कर देती है ना। मैं जानता हूँ मेरी माँ का नेचर कैसा है, बचपन से देखता रहा हूँ। ठीक है, अगर मेरी माँ ने तुमसे कुछ ऐसा कह भी दिया, मेरी तुमसे ये रिक्वेस्ट है कि तुम पलट के जवाब मत देना। तुम्हें कोई भी दिक्कत है तुम मुझे बताना, मैं जाके बात कर लूँगा। लड़के ने इस तरीके से इस चीज़ को सेटल करा और शादी से पहले बता दी। लड़की एग्री कर रही है, रिलेशनशिप आगे चल जाएगा, क्योंकि आपने इस चीज़ के बारे में शादी से पहले डिस्कस कर लिया। लड़का समझदार है कि उसको पता है उसकी माँ की आदत कैसी है, ये बात है। और सेम इज़ द केस कि भाई आपको वो चीज़ समझनी चाहिए। जैसे सपोज लड़की ये बोले कि भाई मेरे फादर जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, मेरे फादर जो हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है मेरे को लेके, है ना, तो कभी भी तुम मेरी कोई हल्की सी भी बुराई मेरे फादर के सामने मत करना। कोई दिक्कत हो तो तुम मुझे बोल देना, मैं उस चीज़ को सुधार दूंगी, या मेरी मम्मी को बोल देना, मेरी मम्मी मुझे समझा देगी। तो ऐसे ही लड़की ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू लड़के को समझा दिया, दोनों इस चीज़ को एग्री कर रहे हैं, मान रहे हैं हम एडजस्ट कर लेंगे, तो शादी कर लेनी चाहिए। एग्रीमेंट पहले से चीज़ों को सेटल किया जाए। एग्जैक्टली। प्री मैरिटल काउंसलिंग एक कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, जो मैं खुद भी काउंसलिंग देती हूँ अपने क्लाइंट्स को। शादी से पहले अगर आप नहीं समझ पा रहे हो एक पार्टनर सिलेक्शन में आपको क्या क्या बातें करनी है, आपको शादी करनी भी चाहिए नहीं करनी चाहिए, या आपने सही पार्टनर सेलेक्ट किया नहीं किया, हमारे पास लोग आते हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, उनका आउटलुक पूछा जाता है, फिर हम उनको बताते हैं कि हाँ ये मैरिज सस्टेन कर सकती है, ये मैरिज सस्टेन नहीं कर सकती। इससे सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट होता है वो होता है
बहुत सारे डाइवोर्सेस हम लोग रोक सकते हैं, बहुत सारे मर्डर्स हम लोग रोक सकते हैं, बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद होने से रोक सकते हैं। अच्छा, एक लड़की का भी ना बड़ा अजीब सा समर्पण है एक शादी करने के बाद, कि जो मतलब कि जीवन भर इस चीज़ के लिए लड़ी कि ये मेरा बेड है भाई, तुम यहाँ नहीं लेटोगे, ये मेरा अपना है, ये मेरा अपना कोना है, ये मेरा अपना घर है, ये मेरा कप है, ये मेरा गिलास है, मेरा कपड़ा, ये मेरी अलमारी है, और ये मेरा ऊपर वाला छत है, मैं यहाँ पर बात करती हूँ, ये मेरा जीना है जहाँ मैं बैठ कर बात करती हूँ किसी से। वो लड़की सर्वस्व छोड़ती है किसी एक लड़के के लिए, एक लड़के के पास जाती है सिर्फ इस उम्मीद में कि तुम मेरे साथ खड़े रहोगे। और तुम क्या करते हो, ये बोलते हो कि अगर तुमने मेरी माँ को कुछ बोल दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट। एक लड़की गई तुम्हारे, एक लड़की अभी तक वो पहनती थी, नॉर्मल ड्रेसेस पहनती, अभी तक लड़की थी, शादी के मात्र 5 दिनों के बाद ही रस्म जैसे दिन 5 दिन की हो गई, तुरंत वो महिला बन गई। अब आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो सारे लोगों को समझे, बुआ फूफा नाना ताता ताऊ सबको समझे। वो लड़की कहाँ गई जो अनजान थी, जो नासमझ थी, जो गलतियाँ करती थी, लहराती थी, गिर जाती थी, माँ से रोती थी, माँ लपेट देती थी, मारती भी थी उसको। अब इसमें ना यही अंडरस्टैंडिंग होती है। आप किसी इंसान से एक ही पल में मैच्योरिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। आप किसी भी इंसान से एक ही पल में ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि यार वो सारे के सारे रिश्तों को, सारी चीज़ों को वो समझे और उस चीज़ को फॉलो करे, है ना। वाइस वर्सा दोनों चीज़ों में होती है ये। यहीं पे आपको, अगर आप किसी लड़की को अपने घर लेके आ रहे हो तो बीइंग उसके इन लॉज, बीइंग हस्बैंड, आपको उसको हर चीज़ में समझाना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा। है तो आखिरकार लड़की जैसे ही ना। सपोज कि शादी हुई है, अब शादी करने के बाद बुआ की आदत है, बुआ सास की हर चीज़ के नंद की। अंदर, हाँ नंद की, नंद तो चलो नंद तो उसी फैमिली का हिस्सा हो गई। नंद आपको क्या पता। बुआ सास की आदत है हर चीज़ के अंदर टिक टिक करती है, बोलती है, टोकती है या कुछ ना कुछ छेड़ती है ना, या भला बुरा कहती है ना। तो ऐसे केस के अंदर अगर बाय चांस वो बुआ बात कर रही है बहू से और आपको पता है कि भाई वो इस तरीके अजीब बोलेगी, बीइंग अ मदर इन लॉ वहीं पे पहुंच जाओ और बात को संभाल लो। आपको इस तरीके से सारी की सारी चीज़ें संभालनी पड़ती है। सबसे पहले पता है नॉर्मल सी चीज़ पता है क्या है, वो ये है, आप अगर दिमाग से चीज़ समझ लोगे ना कि ये हमारे घर का हिस्सा है, तो आप उसको कभी भी पराये की तरह व्यवहार उसके साथ नहीं करोगे। वहीं पे अगर आपकी ये सोच है कि ये तो दूसरे घर से आई है, तो इसका मतलब वो हमेशा दूसरे घर की आई रहेगी, आप उसको कभी भी अपने दिल में जगह नहीं दोगे। ये जो समाज की जो सास आजकल की न्यू कूल बन के आई हैं, जब भी शादी में बोलेंगी लड़की को, अरे मेरी बहू ने मेरी लड़की जैसी है, लड़कियां भी कूलनेस में, मेरी माँ है ये मेरे पापा के जैसे। मुझे लगता है ना ये थोड़ा ढोंग करना बंद कर दो, ठीक है। तुम सास हो तो तुम सास की भूमिका पर रहो, और तुम बेटी नहीं, तुम बहू हो, इस चीज़ को समझो अंडरस्टैंडिंग करके। क्योंकि देखिए तुम बेटी तो बना नहीं पाओगी, तुम्हारी औकात नहीं बेटे, क्योंकि बेटियों को झेलना सिर्फ असली माँ की औकात होती है, तुम्हारी नहीं। क्योंकि उसकी नादानियों को तुम माफ़ नहीं कर पाओगी। कल को गलती करेगी उसको समझाओगी थोड़ी ना, बोलोगी हमारी बहुरिया बहुत बेकार है, उसको तुम लपेट के 4 जगह पर बुराई करोगी या खुद ही में खुन्नस कहोगी, शादी क्या कर लिया, हमको खरीद लिया। क्योंकि तुम्हारी बेटी बनाने की औकात नहीं है। तो फालतू का ढोंग करना बंद कर दो। और लड़कियों को एक क्लियर होना चाहिए, माँ होती है, एक ने पैदा किया है, बस वही मेरी माँ है, कोई और माँ नहीं बन सकती। हाँ सास बन सकती है, मेरे पति की माँ है, उस वजह से मैं केयर करूँगी, मेरी माँ नहीं है साहब। ये जिस दिन अंडरस्टैंडिंग लोगों के अंदर क्लियर होती है, उस दिन समझ में आता है रिश्ते क्या, रिश्ते बने। फिर सास को माँ क्यों नहीं बोला गया, ससुर को बाप बोल देते, नहीं बोला गया ना। रिश्ते की गरिमा समझे। बाप कभी दोस्त नहीं हो सकता ना, बाप ही होना चाहिए, भाई होना चाहिए। भाई कभी फ्रेंड थोड़ी बन सकता है, और आजा चलते हैं, नहीं हो सकता ना। बाप फ्रेंड थोड़ी बन सकता है। तो रिश्तों की गरिमा को लोगों ने बर्बाद कर दिया है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही बात है। एक सास और बहू का एक ऐसा रिश्ता है जो कभी भी माँ और बेटी का रिश्ता नहीं हो पाएगा, और अगर हो भी गया तो उसमें कंपैरिजन 100% रहेगा। क्योंकि जो खुद की जो माँ जो होती है, वो जिस तरह से हमारे साथ बिहेव करती है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम वे में हमारी सास कभी नहीं करेगी। पहली चीज़ तो आप अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दो, ठीक है वो सास है, उनको सास की जगह रहने दो। और
सास के साथ भी बहुत अच्छा बिहेव कर सकते हो। सास और बहू का रिश्ता भी बहुत खूबसूरत हो सकता है, बस वहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है। वहीं पे अगर आप ये चीज़ बोलो कि भाई माँ बेटी का रिश्ता है, तो वहीं पे ना कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है कि यार मेरी माँ तो मेरे लिए ये करती थी, मेरी सास तो मेरे लिए ये नहीं करती, या मेरी बेटी तो ये करती है, मेरी बहू तो ऐसा करती नहीं है। तो आपको कंपेयर क्यों करना है? तो कंपैरिजन से बचने के लिए आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि आपका बहू और सास का रिश्ता और बहू और सास का रिश्ता भी बहुत खूबसूरत हो सकता है। बहुत खूबसूरत। हाँ, केवल 2 चीज़ अगर कोई समझ जाए, सास अगर ये समझ जाए दूसरे घर की बिटिया आई है संभाल के रखूंगी, और बहू अगर ये समझ जाए दूसरे के घर जा रही हूँ थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है इस सिचुएशन के अंदर ना सास को ये समझना चाहिए कि सबसे पहले कि आप बड़े हैं, है ना, वो नादान बच्चे हैं जिनकी शादी, नादान बच्चे भी नहीं बोलूँगी लेकिन बच्चे हैं। और क्या, ठीक है, आपने दुनिया देखी है, आपने शादी के इतने साल साथ गुजारे हैं, आपको पता है कि एक रिश्ता कैसे निभाया जाता है। उनकी नई नई शादी, उनको नहीं पता। आप एक अच्छे तरीके से प्यार से समझा सकते हैं, है ना। अगर बाय चांस उन दोनों के बीच में कोई कलेश भी हो जाए, पति पत्नी के बीच में, तो बीइंग अ मदर इन लॉ आपको सही चीज़ का साथ देना चाहिए, ना कि आपको हर चीज़ में सिर्फ अपने बेटे का साथ देना चाहिए। बहुत बड़ी चीज़ है। अधिकतर माएँ क्या करती हैं, नहीं मेरा बेटे को तो मैंने पाल पोस के बड़ा करा है, मुझे तो पता है मेरा बेटा कभी गलत नहीं हो सकता, या मेरा बेटा तो कभी कोई गलती करता ही नहीं है, यही है, दूसरे घर से आई है, पता नहीं कैसी परवरिश दी होगी, पता नहीं क्या ही करता है। बहुत गलत है ये आउटलुक आपका। आप सही चीज़ का साथ दो। अगर आपको लग रहा है आपका बेटा गलत है तो डांटो अपने बेटे को, अगर आपको लग रहा है आपकी बहू गलत है तो उसको भी डांटो। और बहुओं को भी ये चीज़ समझनी आनी चाहिए कि भाई सासू माँ है, वो बड़ी है हमसे, हमें डांट सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको ये चीज़ एक्सेप्ट होनी चाहिए। जब वो अपने बेटे को डांट सकती हैं तो आपको भी डांट सकती है, इतना हक तो है उनका, माँ का दर्जा है उनका। ठीक है, ज़रूरी थोड़ी कि आपकी माँ नहीं है, आपके पति की माँ तो है तो माँ ही। सासू के बाद जो दूसरा शब्द लगता है वो माँ का ही तो लगता है ना। तो ज़रूरी क्यों है कि आप उसको सासू की नज़र से, सासू माँ की नज़र से देखो ना। सही बात है। कई सारी ऐसी फैमिलियाँ थी जहाँ सास कभी कार चलाना नहीं जानती थी, लेकिन बहू गई तो उन्होंने कार चलाना सिखाया, जीन्स पहनाना सिखाया, शॉपिंग मॉल लेकर गए, पहली बार स्टारबक्स लेके गए, सीसीडी लेके गई। माँ जो कभी फ़न नहीं कर रही थी वो आज एंड्रॉयड मोबाइल में गेम खेल रही, बीजीएम बीजीएमआई जो भी है, पता नहीं कौन सा होता है ना, कि एक बहू तभी सिखा सकती सास को जब सास के अंदर इतना दिल बड़ा हो कि मैं बहू से सीख लूँगी। हाँ एग्जैक्टली, वो प्यार होता है बस, और कुछ नहीं है। अगर सास दोनों अगर साथ में फ्रेंडली होके रहेंगे ना तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहू को भी ये चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई मैं वहाँ जा रही हूँ उस नए घर के अंदर, और इतने सालों से मेरे हस्बैंड इस तरीके, तो जाते ही ना अपने हस्बैंड को बेटा बनाने की कोशिश मत करो, अपनी सास से कम्पीट मत करो। वो सेंसलेस और बेवकूफ़ी हरकत है जो आप करते हो। और बीइंग अ मदर इन लॉ आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि यार मेरी बहू आ रही है, अब यार मैं भी उसके साथ एंजॉय करूँगी, मैं भी ढलना चाहती हूँ, मैं भी चेंज होंगी, रैदर देन कि आपका ये माइंडसेट हो कि बहू आ रही है तो मैं इसको बदलूँ। आप खुद भी बदलो, दोनों को बदलना पड़ता है, दोनों को एडजस्ट करना पड़ता है। हमेशा एडजस्टमेंट एक इंसान नहीं कर सकता, एडजस्टमेंट दोनों साइड से होता है। एक और मिथ था समाज का, बिटिया जाएगी तो अर्थी पर आएगी, है ना, और उसे क्या कहते हैं कि बिटिया के घर का नहीं खाना चाहिए वरना पाप लगता है। बहुत गलत आउटलुक है ये पेरेंट्स का, बहुत ज़्यादा गलत है। आप ऐसा बोलते हो ना, लड़की डर जाती है, उसके साथ कुछ गलत भी होता है ना तो भी वो अपने पेरेंट्स को जाके नहीं बताती है। और पेरेंट्स से ज़्यादा सगा और कौन होता है? अगर आपने अपनी बेटी को इतनी ही फ्रीडम नहीं दी है कि वो जाके आपको ये चीज़ बताए कि उसके साथ क्या गलत हो रहा है, बाद में आपको सही में उसके सुसाइड करने की, अर्थी पे जाने की खबर आएगी फिर, क्योंकि आपने उसको इतना ज़्यादा उसके मन में डर बैठा दिया है कि भाई तुम आ मत जाना, तुम्हारे साथ कोई भी दिक्कत हो रही हो। कितनी गलत चीज़ है ये। पेरेंट्स को आप अपनी बेटी को इतनी फ्रीडम दो कि बच्चे तेरे साथ जो भी गलत हो रहा हो तू बता हमें। और लड़की की एक चीज़ मैं और बताऊंगी, यहाँ पे बहुत सारी लड़कियों की आदत होती है शादी होते के साथ ही ना हर चीज़ के अंदर अपनी मम्मी को फ़ोन करके बताती हैं। मम्मी आज पता है यहाँ पे ये बना है, मम्मी आपको पता है आज मम्मी ने ये बोला, मम्मी आपको पता है मेरे हस्बैंड ने ये कह रहा, मम्मी आपको पता है पापा जी ये कर रहे थे। हर चीज़, हर एक चीज़ जाके अपने मम्मी को बताना कितनी गलत चीज़ है। आप इस घर की सारी निजी बातें आप अपने पेरेंट्स को क्यों बता रहे हो? क्या आपके अंदर इतनी सेंसिबिलिटी नहीं है कि आपको ये चीज़ पता नहीं है कि क्या चीज़ें बतानी होती है, क्या चीज़ें नहीं बतानी होती है? नॉर्मल सी चीज़ें, जब आप नए घर में गए हो तो एडजस्ट होने में समय लगता है। आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि आप उस रिश्ते को थोड़ा सा समय दो, चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। जब आपको लग रहा है कि लंबे समय तक वो चीज़ नहीं ठीक हो रही है या ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ ऑकवर्ड हो रही है, तो जाके आप अपने पेरेंट्स को बताओ, रैदर देन कि आप हर एक चीज़ जाके बता रहे हो।
आप अपने घर की सारी चीज़ें अपनी सास को जाके बताते हो? नहीं बताते हो ना। तो आप अपने ससुराल की सारी चीज़ें अपने मायके में क्यों बताते हो? गलत है ना ये चीज़। तो वहीं पे क्या होता है, पेरेंट्स, अब यहाँ पे ना माँ की गलती है सबसे बड़ी। माँ क्या करती है, जैसे सुन लिया कि बेटी हर एक चीज़ बता रही है वहाँ पे, तो माँ क्या करती है, बेटा तू ना एक काम कर, तू ना अब ऐसा कर दियो। वो उसको दाव पेच खेलना सिखाती है ना। तो ऐसे केस में क्या होता है, वहाँ उसका वो जो ससुराल होता है ना, वो बर्बाद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, डाइवोर्स की सिचुएशन पहुँच जाती है। माँ को यहाँ पे समझदारी क्या करनी चाहिए, माँ को समझाना चाहिए कि बेटा ये एडजस्ट होने में टाइम लगता है, तुम समय दो, तुम एफर्ट्स डालो, तुम सबका दिल जीतो, वो भी तुम्हारा दिल जीते, हो जाएगा। और हर एक चीज़ के अंदर यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। माँ यहाँ पे गाइड कर सकती है कि अगर बेटी के मन में जहर घुल रहा है ससुराल वालों के लिए, तो एक अच्छी माँ होने के नाते वो अपनी बेटी को समझाए कि नहीं बेटा, तू जहर मत घोल अपने मन में, प्यार से रह, प्यार देगी तो प्यार पाएगी। अगर ये कॉन्सेप्ट अगर एक माँ अपनी बेटी को समझा दे, तो सोचो कितने तलाक बच जाएंगे। सही बात है। अच्छा, ममाज बॉय जो ये हैं, ये समाज के लिए जहर से बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, या तो अपनी माँ के पल्लू में लिपट कर रहो, पहला केस कर लो। मम्मा मम्मा माँ योद्धा अच्छा लगता है किताबों में, ऑन ग्राउंड माँ भी एक महिला है, और महिला के अंदर दिमाग है, वो कभी कभी ख़राब भी हो सकता है, इन पीरियड्स वो कभी कभी मूड स्विंग्स भी हो सकता है, या नॉन पीरियड्स वो कभी कभी बदतमीज भी हो सकती है। सिंपल सी बात है। बिल्कुल। महिला के कैरेक्टर को समझना पड़ेगा। माँ होंगी तुम्हारी, अच्छी बात है, पर उस जरिए पर कि तुम मेरी माँ को कुछ कैसे कह सकती हो, मैं तो तुमको बेल्ट से मारूंगा, मैं तो तुमको फांसी पे लगा दूंगा, वो कुछ स्टेटमेंट नहीं आते कि उसे क्या कहते हैं, माँ ही है जो है, बाकी कोई नहीं, न गर्लफ्रेंड, न दोस्त, न कुछ। सबसे बड़ी चीज़ मैं यहाँ बोलूँगी, अगर आपकी शादी हो रही है तो बीइंग अ फीमेल, आप सबसे पहले उस लड़के को चेक करो कि वो ममाज बॉय तो नहीं है। हमें हमेशा बीइंग अ वुमेन एक ऐसे आदमी से शादी करनी चाहिए जो कि इतना समझदार है कि वो एक घर का डिसीजन मेकर भी है, कि बहुत सारे डिसीजंस के अंदर उसकी चलती है और वो अधिकतर सही डिसीजंस लेता है। अगर आपको एक ऐसा लड़का मिलता है तो मेरे हिसाब से आपको तुरंत शादी कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लड़का ममाज बॉय नहीं है। क्योंकि जो ममाज बॉय होगा ना, वो हमेशा अपनी माँ की सुनेगा, और ऐसे घर के अंदर माँ की सबसे ज़्यादा चलेगी। ऐसे घर केस के अंदर घर बर्बाद होते हैं। ममाज बॉय कभी भी एक लड़की का सपोर्ट नहीं लेगा, वो हमेशा अपनी मम्मी की वो करेगा। अब यहाँ पे चीज़ें 50-50% की सिचुएशन में आ जाती है, वो ऐसी आ जाती है। अब अगर सास जो है, अगर वो ये चीज़ समझाए अपने बेटे को कि बेटा वो भी दूसरे घर से आई है, मैं भी एक दूसरे घर से आई थी, ईगो कहाँ से सॉल्व होगा फिर? एग्जैक्टली, ईगो वहीं पे ईगो सॉल्व वहीं से होगा ना। अच्छा, ये है जैसे कुछ लोग हैं ना अपना पेरेंट के हिसाब से चलना। तुम अपनी वाइफ को क्या ग्रो, तुम खुद ग्रो नहीं कर पाओगे। जो इंसान माँ के पल्लू से आगे नहीं निकला, हाँ, जिस इंसान ने मान लिया कि उत्तर प्रदेश में रहता है, वो गया ही नहीं झारखंड कभी, वो गया ही नहीं कभी दुनिया, देश विदेश, जापान वगैरह फालतू में, तो अगला को क्या पता कि एक्सपीरियंस क्या है। एग्जैक्टली, इसलिए हम लोग प्री मैरिटल काउंसलिंग करते हैं क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये इसके अंदर ये सारे के सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। चेकलिस्ट बताइए, एक लड़की जब लड़के को ढूंढे तो परखे क्या, आजकल के ज़माने को वो चेकलिस्ट वेरीफाई करती हो? सबसे पहले तो देखो कि क्या फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उनका, क्या फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, पहले ये चीज़ देखो। सेकंड, चेक करो उनके फाइनेंशियल एस्पिरेशन क्या है लड़के की, कि भाई सपोज़ वो अगर 2 लाख रुपए महीना कमाता है ना। अब वो लड़का चाहता है कि यार 2 लाख रुपए महीना कमाता हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं अपने आप को इतना फ्लरिश कर लूँ कि आगे आने वाले 1 या 2 सालों के अंदर मैं कम से कम 4 लाख रुपए महीना कमाऊँगा, उसके लिए मैं मेहनत करूँगा। तो फाइनेंशियल एस्पिरेशंस देखो उसकी क्या है। सपोज़ करो एक लड़का है, यार 2 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ, ज़िंदगी अच्छे से कट जाएगी, क्या दिक्कत है, दाल रोटी तो खा ही रहे हैं। और जबकि आपकी ये एक्सपेक्टेशन है कि नहीं यार लड़का तो मतलब उसके अंदर कुछ होना चाहिए, है ना, एक वो उम्मीद होनी चाहिए मैं और ग्रो करूं। अगर वो ग्रोथ वाली चीज़ ही नहीं, तो ऐसे केस के अंदर आप दोनों की बनेगी नहीं। तीसरा, आप ये चीज़ देखो कि सामने वाला जो है वो बिजनेस फैमिली है या फिर सर्विस क्लास है, क्योंकि दोनों के आउटलुक के अंदर, दोनों के सोच के अंदर बहुत फ़र्क होगा। क्या फ़र्क होगा? एक लड़की है जो जिसके पेरेंट्स जो हैं, फैमिली मेम्बर्स जितने भी हैं, सारे के सारे एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब एम्प्लॉय बेस सर्विस क्लास के अंदर आता है। लड़का जो है उसके सारे के सारे लोग जो है बिजनेस क्लास फैमिली से हैं। तो ऐसे केस के अंदर लड़की जब उस घर में जाएगी तो उसको एडजस्ट करने में बहुत दिक्कत होगी। बात है, बहुत होगा,
है ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। ये चीज़ आप देखो। फिर आप ये देखो कि लड़की मतलब न्यूक्लियर फैमिली है या जॉइंट फैमिली है। सपोज़ आप न्यूक्लियर फैमिली से तो आप शादी करो दूसरी न्यूक्लियर फैमिली के अंदर, आप जॉइंट से हो तो आप जॉइंट फैमिली में शादी करो। ऑपोजिट होगा तो एडजस्टमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। फिर आप ये चीज़ देखो कि सामने वाले के गोल्स क्या हैं। आप दोनों के अंदर सिमिलर गोल्स होने चाहिए लाइफ को लेके, आपके करियर को लेके, आपके फाइनेंसेस को लेके सिमिलर विजन होना चाहिए दोनों का। यार दोनों को ग्रोथ करनी है, दोनों को ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, दोनों को एक महंगी गाड़ी लेनी है, दोनों को एक महंगा घर लेना है। तो दोनों सिमिलर आपके लाइफ के गोल्स हो गए, विजन्स हो गए। आप फिर ये चीज़ चेक करो कि आप दोनों की कुछ सिमिलर हॉबीज़ होनी चाहिए। सिमिलर हॉबीज़ इससे, जैसे सपोज़ कि लड़के को बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद, लड़की बोले मुझे भी बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है। सोचो कितना ज़्यादा मज़ा आएगा, दोनों शाम को बैडमिंटन खेल रहे हैं, है ना। वहीं पे अगर सोचो लड़के को बैडमिंटन खेलना पसंद है, लड़का एक्सट्रोवर्ट है, लड़की बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, उसको कुछ करना पसंद नहीं है, वो बात ही नहीं करती, ज़्यादा बोलती नहीं है, तो ऐसे केस के अंदर डिफरेंसेस आ गए ना। बड़ा ग्लोरीफाई करा समाज ने कि अपोजिट जो जेंडर वो होता है बिहेवियर, वो बड़ा अट्रैक्ट करता है। मुझे लगता है ये थोड़ा सा अजीब नहीं है कि बहुत अजीब है। आपके सिमिलर आपकी हॉबीज होनी चाहिए, सिमिलर आपका टेस्ट होना चाहिए। दो सपोज करो कि एक लड़का है जो कि बहुत ज़्यादा आलसी है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप ये लड़का ना वो होना चाहिए, मतलब एक्टिव होना चाहिए, डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, है ना, फन लविंग होना चाहिए। जैसे सपोज सी चीज़ है कि एक लड़का जो है वो बहुत ज़्यादा लेजी और लथार्जिक है, एक ही ज़िंदगी जीता आ रहा है, उसको ज़्यादा पसंद नहीं है लोगों से मिलना, उसको ज़्यादा हर चीज़ वो ढीलों की तरह करता है, कुछ काम नहीं करता। तो ऐसे केस में लड़की उसके ऑपोजिट है, एक्सट्रोवर्ट है और सारी चीज़ें। लड़की अब उसको बोल रही है कि ना चलो ना कहीं घूमने चलते हैं, चलो कहीं डिनर पे चलते हैं, बड़ा कोने में। हाँ, लड़का बोल रहा है यार मुझे हफ्ते में एक ही छुट्टी मिली है, मैं क्या यही करता रहूँ क्या, मुझे भी तो आराम करना है, तुम समझो। ऐसे केस के अंदर ना कलेश मचेंगे। भाई आपने एक बार समझा दिया, लड़की को समझ आ गया, आप बार बार एक ही चीज़ के ऊपर आप इतने स्टबन क्यों हो रहे हो। आपने अपनी चीज़ें मनवा ली, हर बार ऐसा नहीं होता ना, आपको दोनों के हिसाब से एडजस्टमेंट होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लास्ट एक और पॉइंट को टच करते हैं, फिर पॉडकास्ट को स्टॉप करते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों रहा है, कारण क्या है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इसलिए ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि आप बहुत टाइम से एक पर्टिकुलर पार्टनर के साथ रह के आप बोर हो गए हो, आपको ये चीज़ लग रही है कि यार ये तो है ही मेरा, ये कहाँ जाने वाला है ना, और अब इतना ज़्यादा स्पार्क सा रहा नहीं है ना, आप बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट करते हो अपने रिलेशनशिप में। एक पहला ये रीज़न हो गया। दूसरा ये रीज़न हो गया कि आप चाहते हो कि आपका पार्टनर थोड़ा सा स्पार्क पुट करे, लेकिन आपका पार्टनर जो है वो कुछ भी करने को तैयार नहीं। जैसे सपोज़ करो कि आपको अपनी बीवी शुरू में बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि वो बड़ा तैयार होकर रहती थी जब भी आप ऑफिस से आते थे। अब वहीं पर बीवी ने तैयार होना ही छोड़ दिया, वो मैसी सा गंदा सा जूड़ा बना के अपने लोअर टी शर्ट पहन के वो घूमती रहती है। अब कुछ स्पार्क ही नहीं है, कुछ नहीं है, लोगों के बीच में फिजिकल इंटीमेसी नहीं है ना, दूर अलग अलग कमरे में सो रहे हैं। ये रीज़न हो गया। इसके अलावा रीज़न ये हो गया कि अब बच्चे पैदा हो गए, बच्चे बीच में सो रहे हैं, है ना। तो ऐसे केस के अंदर आपस में वो बॉन्ड होगा नहीं। बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो बच्चा थोड़ा सा पजेसिव हो जाता है, वो उसको वैसे भी पसंद नहीं होता कि मम्मी पापा आपस में एक दूसरे को हाथ लगाएं और फलाना ये सब चीज़ें, तो बच्चा तो जनरली बर्दाश्त नहीं करता। ये रीज़न्स हो गया। या फिर आप बहुत टाइम से कोशिश करो लेकिन आपका पार्टनर आपको हर चीज़ के अंदर कलेश करे जा रहा है, अवॉइडेंट फील करवा रहा है, आपको भाव नहीं दे रहा, आपसे बदतमीज़ी से पेश आ रहा है, ये रीज़न हो गया। या फिर आपका पार्टनर ऐसा कि जब भी आप काम पे से आते हो घर तो हमेशा आप दोनों के बीच में अधिकतर कलेश रहते हैं, ये सारी चीज़ें। या फिर आपको कोई एकदम डिफरेंट टाइप का पर्सन अप्रोच करता है, अटेंशन देता है। जैसे सपोज़ कि एक ऐसा पार्टनर है जो अपने काम में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है कि उसने अपने पार्टनर पे ध्यान देना ही बंद कर दिया है, उसको मतलब ही नहीं है कोई। वहीं पे अगर कोई और इंसान उसको अगर अटेंशन देगा तो उसको अच्छा लगेगा, वो जाएगा दूसरी तरफ। तो ये सारे के सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से लोग एक्स्ट्रा मैरिटल के अंदर इंडल्ज हो जाते हैं। बेटर नहीं हुए एक्स्ट्रा मैरिटल? हाँ, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल बेटर भी है, मुझे लगता है कई केसेस हैं जहाँ पर अगर आप फिल्टर करेंगे तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जस्टिफाई करता है, क्योंकि उनका पति दारू पी के आके मारता है और लड़की महिला है जिनके बच्चे हो चुके हैं, सामाजिक बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, फाइनेंशियल अपग्रेडेड है नहीं, कुछ ऐसा उखाड़ा नहीं था जिससे पैसा कमाने का जुगाड़ बना पाए। तो मुझे लगता है कि उस महिला के लिए वो क्या करे, मजबूर है, उसका पति उसका नहीं है तो क्या करे, एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं बनाएगी तो क्या करेगी, वो मरेगी उसके साथ क्या? सबका अपना अपना आउटलुक है ना, हर चीज़ के प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, है ना। सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर करती है ना। बट अधिकतर अगर देखा जाए कायदे से चीज़ तो गलत है ही ना।
दूसरी जगह इधर उधर मुंह मारने से बेहतर है कि सबसे पहले आपको अपना रिश्ता बचाने की कोशिश करनी क्या चाहिए। बच्चा है उस दारू पी के आता है, लेथार्जिक सिचुएशन तो से पड़ा समझे हुआ ना है। वो चीज़ को, उस चीज़ को समझे कि घर में मेरी बीवी भी है, बच्चा भी है, तो मैं ऐसी हरकतें ना करूं, उन पे ज़्यादा ध्यान अच्छा, दूं। एक केस मेरे समझना पास- दोनों को हाँ, पड़ेगा। एक केस था बड़ा अजीब सा कि शादी हो चुकी है, बहुत बढ़िया चला 5 साल का रिलेशन, जब तक बच्चे अच्छे खासे स्कूल में करवाया, लेकिन एट द एंड बिजनेस में लॉस हो गया। अब जो हस्बैंड है वो बिजनेस को लॉस का जो प्रेशर है, ट्रॉमा झेल नहीं पा रहे, तो अब वो बैठते हैं मैखाने में, आराम से दारू वारू चलती है, फिर घर आते हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, पहले बियर की आदत थी, फिर थोड़ा कई कैंस की आदत पड़ गई, फिर सीधा दारू पे शिफ्ट हो जाते हैं, फिर सीधा नीट पे शिफ्ट हो जाते हैं महाराज। और जब वो घर आ रहे होते हैं तो परिवार के साथ कलेश कर रहे हैं, मार रहे हैं, लथाड़ रहे हैं, अपनी महिला को तोड़ रहे हैं, क्योंकि बाहर हाथ उठा नहीं सकते, पुलिस पकड़ के डाल देगी। महिला एक अच्छा ऑप्शन है, मारो उसको घर के अंदर, यही हो रहा है। तो अब वो महिला प्रताड़ित हो गई है, अब वो करे क्या? समाज में आज तक गाती है मेरा पति महान, मेरा पति महान, और अब क्या बोले, मेरा पति ऐसा है, अब क्या करे महिला? कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर। कायदे से चीज़ें उसी टाइम पे समझाने की थी जब ये लॉसेस हुआ, तो और एक औरत को उसी टाइम पे संभालना चाहिए था, बीइंग अ फीमेल की। इसके तो साथ वो अभी थोड़ी पी के आते थे, प्रेशर तो हुआ ना, तो वहीं पे आप एक अच्छे पार्टनर की तरह उसको समझा सकते थे ना। पर एक महिला जो हाउस वाइफ है, ऑन ग्राउंड रियलिटी बात, मैम आप तो बाहर जाती हैं, आप काम करती हैं, मुझे पता है कि आप अच्छा खासा पैसा अर्न करती, तो आप ये बोल सकती हैं, बट ऑन ग्राउंड जो महिला है, वो जो हाउस वाइफ है, वो अपने पति से ये भी नहीं पूछती कि आज आप क्या करो, क्या करो। कई महिलाओं को ये भी नहीं पता मेरे पति काम, हाँ एक दुकान है, अब दुकान का काम करते हैं भी नहीं पता है। अब वो बेचारे जो बता देते वो आते, उसको महिला को समझ ही नहीं आता है। देखो नॉर्मल सी चीज़ है, आपको सबसे पहले प्रायोरिटी अपने पार्टनर को देनी चाहिए जिसके साथ आप रह रहे हो। अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करो, जो करंट आपका रिश्ता है उसी में एफर्ट पुट करो, उसी को संभालो। जब वहाँ पे आपको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, तो फिर आप आगे जाके कुछ ऑप्शन लोग जनरली देखना स्टार्ट करते हैं। बट बेहतर यह है कि जो आपके पास है, जो आपको ईश्वर ने दिया है, उसको संभालो सबसे पहले। इस चीज़ पर एक डिटेल पॉडकास्ट और लेकर आऊँगा मैं आप ही के साथ ही, कि जहाँ पर हम उन महिलाओं की भी बात करेंगे जो असल में प्रताड़ित हैं। बड़ा आजकल केस चल रहा है ना, आदमियों को छोड़ नहीं रही महिलाएं, पर इन रियलिटी तुम्हारी आंखें तब कहाँ गई थी जब पुराने समय से महिलाओं को घर के अंदर बांध के मारा गया, तब तुम्हारी आंखें नहीं खोली। तब तुम्हारे पास 2-3 केस आ गए तो तुमने बोला कि लड़कों को शादी नहीं करना चाहिए। इस पर भी एक डेप्थ पॉडकास्ट इन रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी पर लाकर आप ही के साथ बैठेंगे। चलिए, आज का पॉडकास्ट बहुत डेप्थ है। होप करता हूँ कि जितने भी लोग शादी करने जा रहे हैं उनको समझ में आएगा कि असल में क्या होता है। बिल्कुल 80% 70% तो हम लोगों से सीख लेंगे, खुद 10-20-30% उनकी अपनी जिम्मेदारी है। बिल्कुल ठीक है ना दोस्तों, आपको बता देता हूँ कि मैम जो है बहुत कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताती हैं जो आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैरिटल अफेयर से संबंधित अगर आपको कुछ भी चीज़ बातचीत करना है या पूछना है, जो मैम अभी प्री बता रहे थे कि पहले हम बताते हैं जब आप शादी करते हैं तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ के लिए मैं लगा देता हूँ इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब का मैम का चैनल, और जहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मैम से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करिए, उनसे पूछिए, उनसे सलाह लीजिए और अपनी लाइफ को बेटर करिए। होप करता हूँ कि आपकी लाइफ बेटर होगी और आपका पूरा समाज बेटर होगा। मैम आपकी पूरी मदद करेंगी, साथ में मेरा पॉडकास्ट कुछ ना कुछ तो आपकी हेल्प जरूर करेगा। धन्यवाद दोस्त, थैंक यू सो मच। थैंक यू।